जब मुझे पता चला कि मेरी पूरी टीम भी मेरे साथ दोबारा इसी समय में लौट आई है, तो मैंने सबसे पहले उनसे संपर्क करके मिलकर प्रलय का सामना करने का फैसला नहीं किया, बल्कि मैंने तुरंत अपने पुनर्जन्म का राज छिपा लिया। क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपने सारे संसाधन लुटाकर उन्हें प्रलय के सबसे ताकतवर लोगों में पहुंचाया था, लेकिन बदले में उन्होंने मुझ पर ही मुफ्तखोर होने का इल्जाम लगा दिया और आखिर में मुझे जिंदा ही ज़ॉम्बियों की भीड़ में धक्का देकर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे पास एक सेफ हाउस सिस्टम था। मेरी गर्लफ्रेंड लियू रुहुआ उस समय की सबसे शक्तिशाली दोहरे तत्व ड्यूल एलिमेंट वाली शक्तिधारी इसलिए बन सकी क्योंकि मैंने सिस्टम के मिशन रिवॉर्ड उसके लिए बदलकर उसे दिए थे। उसकी चालाक ग्रीन टी जैसी सहेली झुआंग छिंगशुए की हीलिंग शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि उसने न जाने मेरी सिस्टम की कितनी बफ शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां पी रखी थीं। मेरी ममेरी बहन जियांग हुआई तो शुरू में एक साधारण इंसान थी। उसी को मैंने शक्तिधारी बनाया था और बाकी लोगों ने भी मेरे सिस्टम की न जाने कितनी कीमती चीजें इस्तेमाल की थीं। अब प्रलय आने में केवल 2 दिन बाकी थे। सिस्टम खोलते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया कि देखूं मेरा सेफ हाउस अभी भी मौजूद है या नहीं। पिछले जन्म में लियू रुहुआ और बाकी लोग भागते समय हमेशा कोई ना कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लेते थे। असल में वे सभी सेफ हाउस मैंने ही चुपके से वहां रखे थे। अफसोस, मैंने अपने सिस्टम का ज्यादातर अनुभव एक्सपी उन्हीं लोगों पर खर्च कर दिया था। मरने से ठीक पहले मेरा सेफ हाउस सिर्फ लेवल 6 तक ही पहुंच पाया था, लेकिन मुझे हैरानी और खुशी हुई कि इस बार जैसे ही सिस्टम सक्रिय हुआ, मेरा सेफ हाउस पहले से ही लेवल 3 पर था। हालांकि मेरे पुनर्जन्म के साथ सिस्टम भी शुरुआती अवस्था में लौट आया था। न तो स्टोरेज स्पेस बचा था और न ही सिस्टम की दुकान शॉप खुली थी। लेकिन यह मेरे लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इस बार मेरी वे सारी इनाम वाली चीजें अभी तक उन एहसान फरामोशों को नहीं मिली थीं। पिछले जन्म में प्रलय अचानक नहीं आया था। शुरुआत पूरी दुनिया में बिना किसी सुरक्षित जगह के बरसने वाली तेजाबी बारिश से हुई थी। अब मेरा पहला काम था यह पक्का करना कि लियू रुहुआ भी मेरे जैसी दोबारा जन्म लेकर लौटी है या नहीं। इस समय मैं और लियू रुहुआ अभी भी प्रेमी प्रेमिका थे और आज दोपहर हमारी मुलाकात तय थी। मैं बिल्कुल समय पर तय जगह पहुंचा, लेकिन वहां लियू रुहुआ कहीं दिखाई नहीं दी, जबकि पिछले जन्म में वह मुझसे 1 घंटे से भी पहले पहुंच गई थी। जैसा मैंने सोचा था, मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए उसे फोन किया। पहले उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद वापस कॉल किया। जैन नान रेन, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी बातों में छिपी परख को समझकर मैंने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, लियू रुहुआ, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो? कुछ पल की खामोशी के बाद मैंने ऐसे चिल्लाया जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। ठीक है, ब्रेकअप ही सही। मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी कभी मुलाकात ही ना हुई होती, धोखेबाज लड़की। उधर झुआंग छिंगशुए फोन को घूरती हुई लियू रुहुआ से बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि उसके हमारे जैसा दोबारा जन्म लेने की कोई संभावना नहीं है। लियू रुहुआ खुद को मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानने वाली समझती थी, और सच भी था। मेरे लापरवाह स्वभाव को देखते हुए अगर मैं सच में दोबारा जन्म लेकर लौटा होता तो शायद अब तक हाथ में चाकू लेकर उसके पास पहुंच चुका होता। ये सोचते ही पुनर्जन्म के बाद उसके मन में बची हुई आखिरी अपराध बोध की भावना भी पूरी तरह गायब हो गई। मैं जाकर शाओ शाओपी से संपर्क करती हूँ। उसे कहना होगा कि पिछली बार वाली टीम फिर से तैयार कर ले, बस जैन नानरेन को छोड़कर। झुआंग छिंगशुए अपना उत्साह छिपा नहीं पा रही थी। मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा। सच में हमें वापस भेजने के लिए जैन नानरेन का शुक्रिया। प्रलय में घायल होना आम बात थी और हीलिंग शक्तिधारी तो बेहद दुर्लभ होते थे। ऊपर से वह बहुत जल्दी एक उच्च स्तरीय शक्तिधारी बनने वाली थी। जैसा कहते हैं, अराजक समय ही नायकों को जन्म देता है। अभी 2 दिन बाकी थे। उसे इस बार पिछले जन्म की तरह किसी भी सामान की कमी नहीं होने देनी थी। लियू रुहुआ ने तुरंत झुआंग छिंगशुए के खाते में एक रकम भेज दी। इन 2 दिनों में सामान जमा करने का काम तुम्हारे भरोसे है। इतना कहकर उसने खिड़की के बाहर देखा। इस जन्म में उसके बिना मैं जरूर पहले से भी ऊंचाई तक पहुंचूंगी। उधर मैं पहले ही मॉल से काफी सामान खरीद चुका था और अब शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने पुराने घर को बेस बनाने की तैयारी कर रहा था। वहां बहुत कम लोग रहते थे, इसलिए गुप्त तैयारी करने के लिए वह सबसे सही जगह थी। जब मैं वहां पहुंचा तो घर के बाहर छोटे बड़े पार्सलों का ढेर लगा हुआ था। सुनसान गली में किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सारा सामान आंगन में रख दिया।
फिर ऑनलाइन अगले दिन डिलीवरी वाले रोजमर्रा के सामान, साथ ही वाटरप्रूफ जैकेट, पैंट और दूसरे जरूरी कपड़े भी ऑर्डर कर दिए। लेकिन इतना अभी भी काफी नहीं था। मुझे पता था कि जैसे ही प्रलय शुरू होगा, सिस्टम मिशन जारी करेगा। शुरुआत में मिलने वाला जीरो कॉस्ट लूट, 0 युआन परचेज। मिशन पूरा करने पर ही स्टोरेज स्पेस का इनाम मिलता था। जितने ज्यादा ऐसे मिशन पूरे होते, उतने ही ज्यादा स्टोरेज स्लॉट खुलते जाते। मैंने बैंक कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक बड़ा ढेर निकाला। ये सारे कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले लियूर हुआ का इंतजार करते समय आसपास के कई बैंकों से बनवाए थे। कुछ क्रेडिट कार्डों के अलावा मैंने कई लोन भी पास करवा लिए थे। इनमें एक बड़ा सेविंग्स कार्ड भी था, जो पहले मेरे सौतेले पिता शिव दायोउ ने मुझे दिया था। दुकान की महिला कर्मचारी बड़े उत्साह से मेरी सारी किस्तों, ईएमआई की प्रक्रिया पूरी कर रही थी। उसने मेरे लिए कई मुफ्त गिफ्ट भी मंजूर करवा दिए। हाथ में कैलकुलेटर लिए वह लगातार गिफ्टों के बारे में बताती जा रही थी। सिर्फ कंबल ही 10 से ज्यादा थे, साथ में खाने के बर्तन, चावल, खाने का तेल और भी कई चीजें। मैंने आज तक इतनी उत्साही सेल्स गर्ल नहीं देखी थी। जाते जाते मैंने उसे हथेली जितनी बड़ी एक चीज उपहार में दी। वह एक कंप्रेस करके पैक की गई फोल्ड होने वाली रेनकोट थी। महिला कर्मचारी हैरान और खुश रह गई, क्योंकि बहुत कम ग्राहक उसे कोई तोहफा देते थे। हालांकि उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसने उसे बहुत संभाल कर अपने बैग में रख लिया। गाड़ी मिलने के बाद मैंने शहर के थोक बाजार जाकर और ज्यादा सामान खरीदने का फैसला किया। टिंग सिस्टम होस्ट आपने सिस्टम होस्ट के लिए नया सिस्टम मिशन सक्रिय किया जा रहा है। मिशन 100 प्रकार के बीज इकट्ठा करो। इनाम सिस्टम स्टोरेज का एक अतिरिक्त स्लॉट। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। वाह, ये जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वही मिल गया। एक स्टोरेज स्लॉट ही फिलहाल मेरे लिए सामान जमा करने के लिए काफी था। मैंने बिना देर किए गाड़ी सीधे बीजों के थोक बाजार की ओर मोड़ दी। वहां हर दुकान से अलग अलग तरह के बीजों का ऑर्डर दिया। मिशन में मात्रा की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए मैंने हर प्रकार के बीज सिर्फ 10 जिन, लगभग 5 किलो ही खरीदे। करीब 1 घंटे बाद मैंने सिस्टम पैनल देखा। बीज संग्रह 78/100। अभी भी 20 से ज्यादा किस्मों की कमी थी। फिर मैंने कुछ फलों के पेड़ों के बीज और औषधीय जड़ी बूटियों के बीज भी खरीद लिए। पता ही नहीं चला कि मैं 140 से भी ज्यादा प्रकार के बीज इकट्ठा कर चुका था। टिंग, मिशन पूरा हो गया। क्या इनाम प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, प्राप्त करो। मैंने हाथ हिलाया ही था कि गाड़ी में रखी बीजों की सारी बोरियां पल भर में सिस्टम स्टोरेज में गायब हो गईं। शाम भी ढल चुकी थी। मैंने रास्ते में पड़ने वाली जरूरी दुकानों से भी खूब खरीदारी की। जहां तक सामान जमा करने की बात थी, मेरा अगला लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा तैयार खाना जमा करना। मेरे सिस्टम स्टोरेज की एक और खासियत थी, उसमें रखा कोई भी खाना न कभी खराब होता था और न ही सड़ता था। पिछले जन्म में मुझे खाने पीने की कमी तो कभी नहीं हुई, लेकिन गर्मा गर्म ताजे खाने का स्वाद फिर कभी नसीब नहीं हुआ। इस समय शहर की रात हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। मैं अकेला एक सड़क किनारे वाले ढाबे, बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचा और एक कोने में जाकर बैठ गया। जब गर्मा गर्म तेल टपकाते हुए भुने हुए मटन कबाब और बीफ कबाब मेरी मेज पर आए, तो इतने दिनों बाद मेरा मन सचमुच शांत हुआ। भाई, ये सब भी पैक कर देना। जरूर, अभी करता हूं। दुकान का मालिक खुशी खुशी काम में जुट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना जवान लड़का इतना बड़ा ग्राहक निकलेगा। मैं खाते खाते इंतजार करता रहा, साथ ही मोबाइल निकालकर आसपास की दुकानों से भी काफी खाना और ड्रिंक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए। सोचा वापसी में सब उठा लूंगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। जैन नानरेन, बहुत दिनों बाद मिले। मैंने मुड़कर देखा। चेहरे पर हैरानी लाते हुए पूछा, तुम मुझे जानती हो? मेरे पीछे खड़ी थी शाओ शॉपी। पिछले जन्म में जब उसके परिवार ने उसे ज़ॉम्बियों का चारा बनाकर छोड़ दिया था, तब रास्ते से गुजरते हुए मैंने ही उसकी जान बचाई थी। मैंने सोचा था कि वह मेरी इस जान बचाने वाली मदद को कभी नहीं भूलेगी, लेकिन आखिर में उसने भी मुझे नहीं छोड़ा। लगता है ल्यूर हुआ जो कह रही थी वह सच था। शाओ शाओपी मेरे सामने आकर ऐसे बैठ गई जैसे हम पुराने दोस्त हों। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, तुम भी ल्यूर हुआ को जानती हो? बिल्कुल जानती हूँ, और यह भी जानती हूँ कि अब उसका दिल किसी और पर आ गया है। तो क्यों ना तुम मुझे चुन लो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। मुझे चुप देखकर वह फिर बोली, इन 2 दिनों में बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जैन नानरेन, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। उसकी आंखें लगातार मुझे देख रही थीं, यहां तक कि वह सीधे मेरी बाहों में आने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे जोर से धक्का देकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है?
मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मेरे इस धक्के से आसपास बैठे लोगों का ध्यान हमारी तरफ चला गया। उसी समय झुआंग छिंगशुए भागती हुई आ गई। शाओ शाओपी, बस करो। असल में आज वह शाओ शाओपी के साथ पास के मॉल में सामान खरीदने आई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां मेरी मुलाकात हो जाएगी, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह जानने के बाद कि मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ, शाओ शाओपी का पुराना प्यार फिर जाग उठा था। पिछले जन्म में वह हमेशा से मुझसे एक तरफा प्यार करती थी, यहां तक कि उसका प्यार अगर मुझे नहीं मिला तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी वाले जुनून तक पहुंच चुका था। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, तुम यहां कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? हालांकि मेरे मन में सब साफ था, लेकिन चेहरे पर मैंने पूरी मासूमियत दिखाई। शाओ शॉपी ने झुआंग छिंगशुए को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। वह फिर मेरी ओर बढ़ी। जैन नानरेन, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं, मेरे साथ चलो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लेकिन उसी समय एक अनजान लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने हैरानी से देखा, वह थी शुलिंग। शुलिंग शु दायोंग, और उसकी पहली पत्नी की सबसे बड़ी बेटी थी। पिछले जन्म में मुझे मेरी माँ चेन छिंग और शु दायोंग की मौत की खबर उसी ने दी थी, लेकिन उस समय वह संभवतः मुझसे बेहद नफरत करती थी। उसके बाद मैं उससे फिर कभी नहीं मिला। शुलिंग गुस्से से बोली, क्या कोई किसी के साथ ऐसा भी करता है? हम लोग चाहे जैसे भी हों, लेकिन तुम्हारी तरह इतनी बेशर्म हरकत कभी नहीं करेंगे। शुलिंग हमेशा मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरी माँ चेन छिंग उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करती थी। उसी एहसान की वजह से आज वह मुझे यूं परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। चारों ओर लोग इकट्ठा होते देख झुआंग छिंगशुए को मजबूर होकर शाओ शाओपी को खींचना पड़ा। माफ करना, चलो यहां से, मैंने ठंडे स्वर में कहा। अरे ठीक है, अब जाओ, और आगे से मुझे परेशान मत करना। मैंने शाओ शाओपी की आंखों में साफ देखा। वह नजर किसी ऐसे इंसान की थी जिसने प्रलय में लोगों की हत्या की हो, चाहे शुलिंग अपने साथ कितने भी लोग लाई हो। जरूरी नहीं था कि वे सब मिलकर भी उसका मुकाबला कर पाते। शुलिंग ने नाराज होकर पूछा, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? उसे थोड़ा सबक नहीं सिखाना चाहिए था? उसे लगा मैं बहुत कमजोर हूं। उसकी नजर में चाहे कोई भी मुसीबत आए, वो हमेशा लोगों को बुलाकर संभाल सकती थी। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम उससे नहीं जीत सकती। उसकी तरफ एक नजर डालकर मैं जाने लगा। हालांकि शुलिंग अंदर से नाराज जो थी, फिर भी उसने मुझे रोक लिया। तुम्हें जाकर चेनी को देख लेना चाहिए। वो इन दिनों मैंने उसकी आवाज में कुछ अजीब महसूस किया। अय्या, वो क्या हुआ उसे? शुलिंग ने नाक खुजाते हुए कहा, कोई च्यून में कोई बड़ी बात नहीं, तुम जाकर खुद देख लेना। पता नहीं क्यों वह मुझसे उम्र में 3 साल बड़ी थी, लेकिन हर बार मेरे सामने उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता था। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, कल जाऊंगा। मैंने पैसे चुकाए, कई बड़े बड़े खाने के पैकेट उठाए और जाने लगा। लेकिन जाते जाते मैंने उसे याद दिलाया, इन 2 दिनों में जितनी जल्दी हो सके घर लौट जाना। शिवलिंग वहीं स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने खुद उससे बात की थी। उसी समय सुनीजे उसके पास आया। वंशु, वो लड़का कौन था? काफी हैंडसम है, शिवलिंग ने उसे घूरते हुए कहा। दफा हो जा, वो मेरा भाई है। मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। इतने सारे बड़े बड़े बैग उसने एक ही हाथ से इतनी आसानी से उठा लिए? क्या उसकी ताकत पहले से इतनी ज्यादा थी? 2 चौराहे पार करने के बाद मैं आखिरकार अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा। मैंने गाड़ी की सारी खिड़कियां बंद की। फिर जारी मैंने पैक किए हुए बारबेक्यू को सिस्टम के स्टोरेज में रख दिया। टिंग सिस्टम, होस्ट ने ताजा भोजन स्टोर किया है। प्रलय का भोजन विशेषज्ञ डुम्सडे गॉरमेट उपाधि अनलॉक हो गई। इनाम, खाने के लिए विशेष एक स्टोरेज स्लॉट। प्रलय का भोजन विशेषज्ञ। मैं हैरान भी था और बेहद खुश भी। मैंने तुरंत पूछा, सिस्टम, क्या इन मिशनों को पूरा करने पर अनुभव अंक EXP नहीं मिलते? सिस्टम ने जवाब दिया, प्रारंभिक मिशन पूरे होने पर केवल कार्यात्मक फंक्शनल इनाम दिए जाते हैं। अनुभव अंक केवल ज़ॉम्बियों को मारकर और गोल्डन बॉक्स प्राप्त करके ही जमा किए जा सकते हैं। यह बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही था। यह सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मेरे मोबाइल पर लगातार नोटिफिकेशन बज रहे थे। वे सभी उसी खाने और सामान के ऑर्डर थे जो मैंने थोड़ी देर पहले सेल्फ पिकअप के लिए किए थे। उस रात मैंने पूरी रात शहर की हर बड़ी छोटी सड़क पर गाड़ी दौड़ाई। आधी रात के बाद मैं आखिरकार अपने पुराने घर लौट आया। मैंने सिस्टम से अपना सेफ हाउस बाहर निकालने को कहा। लेवल 1 सेफ हाउस एक घास फूस की झोपड़ी होता था।
लेवल 2 लकड़ी का घर और मेरे सामने खड़ा यह छोटा सा लाल ईंटों का मकान मेरा लेवल 3 सेफ हाउस था। कमरे के आकार के अनुसार खुद को ढालने के लिए इस समय उसका आकार केवल एक छोटे चौकीदार के केबिन जितना था। मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मेरे सामने तुरंत सेफ हाउस की जानकारी दिखाई दी। नाम लेवल 3, सेफ हाउस रक्षा क्षमता 3 स्टार, प्रभाव क्षेत्र 3 किलोमीटर, विशेषताएं लेवल 3 सेफ हाउस 200 राक्षसों स्लैश ज़ॉम्बियों के सामान्य हमलों को झेल सकता है। यह जीवित प्राणियों की गंध पूरी तरह छिपा सकता है। यह प्रभाव 3 घंटे तक रहता है। इसका आकार मनचाहे तरीके से बदला जा सकता है और इसकी 3 अलग अलग बाहरी आकृतियां चुनी जा सकती हैं। हालांकि इसकी रक्षा क्षमता सिर्फ 3 स्टार थी, लेकिन फिलहाल मेरे लिए यही काफी थी। मैं बेहद संतुष्ट था। 3 किलोमीटर के दायरे में मैं इस सेफ हाउस को किसी भी जगह प्रकट कर सकता था और उसके अंदर छिपकर लगातार 3 घंटे तक सुरक्षित रह सकता था। उस दौरान जॉम्बी मेरी गंध बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते थे। पिछले जन्म में इसी सेफ हाउस की बदौलत मैं लियू रुहुआ और बाकी लोगों को बार बार मौत के मुंह से निकाल पाया था। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो याद आता है कि लियू रुहुआ हमेशा मेरे सामने दूसरों की तारीफ किया करती थी, लेकिन बाकी लोगों ने कभी भी मेरे किसी योगदान का जिक्र तक नहीं किया। यहां तक कि जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता, मुझे उसकी खबर तक नहीं दी जाती थी। उस समय मुझे लगता था ये सब इसलिए है क्योंकि वे मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन असलियत यह थी कि मैं ही बहुत भोला और मूर्ख था। अगली सुबह मैं जानबूझकर बहुत जल्दी उठ गया। आज मेरा इरादा था कि सुबह के बाजारों से ज्यादा नाश्ता जमा करूं, यह सोचकर कि शायद यह प्रलय पूरी जिंदगी चल सकता है। मुझे हर पल महसूस हो रहा था कि सामान इकट्ठा करने का समय बहुत कम है। काम तेज करने के लिए मैंने खुद को एक बड़ी कंपनी का खरीद अधिकारी बताकर सीधे पूरे दिन के लिए नाश्ते की दुकानों को बुक करना शुरू कर दिया। कल सुबह तक पूरे दिन के जितने भी बाओ जी बना सकते हो, बना देना। मैं पूरा भुगतान अभी कर देता हूं, कल सुबह आकर सब ले जाऊंगा। मैंने सीधे 10,000 युआन दे दिए और यह भी कहा, अगर ज्यादा बन जाए तो मैं उन्हें भी ऊंची कीमत पर खरीद लूंगा। ऐसी ही नाश्ते की दुकानें मैंने शहर के अलग अलग इलाकों में 10 से भी ज्यादा बुक कर लीं। इसके बाद मैंने कई होटल और फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी पूरे दिन के लिए बुक कर लिए। लेकिन आज शहर आने का मेरा मकसद सिर्फ खाना जमा करना नहीं था। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट था। असल लक्ष्य वही था। आज सुबह ही मैंने इंटरनेट पर दुकानदारों के फोन नंबर ढूंढ लिए थे। फोन पर ही मैंने 10 से ज्यादा जनरेटर, बड़ी क्षमता वाली आउटडोर बैटरियां और कई दूसरे बिजली से जुड़े उपकरण ऑर्डर कर दिए। दुकानदार ने सीना ठोककर कहा, जी सर, आपका सारा सामान तैयार है। पूरे मार्केट में इससे सस्ती कीमत कहीं नहीं मिलेगी। मुझे कीमत से कोई मतलब नहीं था। मैंने केवल इतना कहा, आज ही यह सब इस पते पर पहुंचा देना। जरूर सर, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दुकानदार खुशी से बोला। इतना बड़ा ऑर्डर तो बहुत समय बाद मिला है। उसी समय करीब 2 साल का एक छोटा लड़का अपने पिता की गोद से मेरी तरफ हाथ हिलाकर बोला, भैया बाय बाय। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें बेहद मासूम थीं। बहुत समय हो गया था इतनी साफ और मासूम आंखें देखे हुए। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर अपने बैग से चॉकलेट का एक सुंदर डिब्बा निकालकर उसे दे दिया। डिब्बा बहुत खूबसूरत था। छोटा लड़का उसे हाथ में लेकर खुशी से खेलने लगा। उसके माता पिता बार बार मेरा धन्यवाद करने लगे। मैं जैसे ही मुड़कर जाने लगा, टिंग! सिस्टम फिर से बोला, जांच पूरी हुई। होस्ट का यह कार्य 15 दिन बाद एक 3 साल के मानव बच्चे की जान बचाएगा। निस्वार्थ रक्षक उपाधि प्राप्त हुई। इनाम एक उपचार औषधि, हीलिंग पोशन। 15 दिन बाद एक 3 साल के बच्चे की जान बचेगी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या वह अभी वाला छोटा लड़का होगा? इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं था, लेकिन आज पहली बार मुझे पता चला कि सिस्टम को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हीलिंग पोशन सिस्टम की दुकान में मिलने वाली एक बेहद कीमती औषधि थी, जिसे खरीदने के लिए बहुत अधिक EXP खर्च करना पड़ता था। जरूरत पड़ने पर यह किसी की जान भी बचा सकती थी। पिछले जन्म में इतना ज्यादा अनुभव अंक खर्च होने की वजह से मैंने कभी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज मैंने सिर्फ एक डिब्बा चॉकलेट देकर
इसके बदले एक हीलिंग पोशन हासिल कर लिया। तो लोगों की मदद करने से भी इतने बड़े इनाम मिल सकते हैं। अपना अंदाजा परखने के लिए मैंने तुरंत मोबाइल निकाला, एक डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स और कुछ स्नैक्स ऑनलाइन मंगवाए और उन्हें 700 एक हॉस्टल रूम में डिलीवर करवाया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे मेरे दोस्त लिन शियाओचियांग का फोन आ गया। जारी आयक की जो सामान तुमने मंगवाया था मैंने तुम्हारी मेज पर रख दिया है। लेकिन यार, हमारी ग्रेजुएशन भी होने वाली है, फिर भी तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? मैंने शांत स्वर में कहा, ब्रेकअप हो गया है, इन कुछ दिनों तक कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। क्या तुम और चेंग झुआंग कल रात हॉस्टल में मेरे साथ रह सकते हो? मुझे पता था अगली रात तेजाबी बारिश शुरू हो जाएगी और उस बारिश में भीगने के बाद जॉम्बी वायरस से संक्रमित होने की संभावना 95% से भी ज्यादा थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, अगर सिर्फ खाना भेजने से वे नहीं बच पाए तो क्या इसकी वजह यह थी कि वे दोनों तेजाबी बारिश शुरू होते ही संक्रमित हो गए थे? मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि फोन के दूसरी तरफ से लेन शियाओचांग जोर से चिल्लाया, क्या कहा तुमने? लियो रुआ ने सच में तुमसे ब्रेकअप कर लिया? उसे शायद एहसास हो गया कि उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, इसलिए उसने तुरंत बात संभाली। अरे, तुम इतना दुखी मत हो। कल रात मैं और चेंगजुआंग कहीं नहीं जाएंगे। हम दोनों हॉस्टल में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हाँ, लेकिन झांग मिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर किराए के मकान में रहने लगा है। उसी समय टिंग सिस्टम होस्ट का यह कार्य 4 दिन बाद 2 इंसानों की जान बचाएगा। निस्वार्थ रक्षक उपाधि सक्रिय हुई। इनाम 2 हीलिंग पोषण। तो सच यही था, मैंने मन ही मन सोचा। सिर्फ खाना भेजकर मैं लिन शियाओचांग और चेंग झुआंग को नहीं बचा सकता था, क्योंकि वे दोनों तेजाबी बारिश की शुरुआत में ही संक्रमित हो जाते। लेकिन अब मैंने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया है। इस तरह उनकी जान बच जाएगी। सिस्टम स्टोरेज में रखी 3 हीलिंग पोशन को देखकर मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। उधर लिन शियाओचांग और चेंग झुआंग अभी भी फोन पर मुझे दिलासा दे रहे थे। मैंने कहा, मुझे आज कुछ और काम निपटाने हैं, कल मिलते हैं। फोन रखने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में घूमता रहा। वहां से मैंने बड़ी क्षमता वाले सोलर चार्जिंग लाइट्स काफी संख्या में खरीदे। तेजाबी बारिश हर चीज को धीरे धीरे नष्ट कर देती थी और जल्द ही शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली कटने लगती। इन लाइटों को कई तरीकों से चार्ज किया जा सकता था, इसलिए भविष्य में वे जरूर काम आने वाली थीं। इसके अलावा मैंने तेजब और रासायनिक पदार्थों से बचाने वाले कई इंडस्ट्रियल प्रोटेक्टिव सूट भी खरीद लिए। वापसी के रास्ते में मैं एक बड़े हार्डवेयर होलसेल मार्केट भी गया। वहां कई दुकानों से सैकड़ों कुल्हाड़ियां, दूसरे औजार और कई इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक चेंसो भी खरीदे। पूरे रास्ते मैं गाड़ी चलाते चलाते जहां भी जरूरी लगता रुककर खरीदारी करता गया। शुरुआत में मेरे पास 30 लाख युआन थे, लेकिन अब सिर्फ 50,000 से थोड़ा ज्यादा ही बचे थे। मैं हंसते हुए बड़बड़ाया, पैसा सच में बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। शहर लौटने से पहले मैंने सोचा कि गाड़ी का टैंक पूरी तरह पेट्रोल से भरवा लूं, लेकिन उससे पहले मेरा इरादा था कि टैंक में पहले से मौजूद सारा पेट्रोल निकाल लूं। प्रलय के समय पेट्रोल भी सबसे कीमती संसाधनों में से एक होता है, लेकिन पेट्रोल को अलग से खरीदना या बेचना आसान नहीं था। इसलिए मैं जितना हो सके ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल जमा करना चाहता था। शुरुआत में मैं पेट्रोल निकालने के लिए पाइप भी साथ लाया था, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ सिस्टम का स्टोर फंक्शन इस्तेमाल करना था और पेट्रोल सीधे सिस्टम स्टोरेज में रखे खाली कंटेनरों में पहुंच जाता। तभी एक और सुखद आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा था। टिंग सिस्टम फिर से बोला, होस्ट ने ऊर्जा से संबंधित वस्तुएं संग्रहित की है। ऊर्जा संग्राहक, एनर्जी कलेक्टर उपाधि प्राप्त हुई। इनाम, ऊर्जा के लिए विशेष एक स्टोरेज स्लॉट। ऊर्जा संग्राहक। मुझे तुरंत पिछले जन्म की बात याद आ गई। तेजाबी बारिश शुरू होने के दूसरे ही दिन कई पेट्रोल पंपों पर भयंकर विस्फोट हुए थे, क्योंकि तेजाबी बारिश ने उनके भूमिगत ईंधन टैंकों को जंग लगाकर खराब कर दिया था, जिससे पेट्रोल रिसने लगा और फिर धमाके हो गए। अगर मैं उन बड़े बड़े ईंधन टैंकों का सारा पेट्रोल पहले ही सिस्टम में जमा कर लूं, तो भविष्य में मुझे कभी भी पेट्रोल की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं अब भी यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर किसी ने दस्तक दी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चेन छिंग आएगी, और उसके साथ शू दयोंग भी आया था। सौभाग्य से मैं पहले ही सारी जरूरी चीजें सिस्टम स्टोरेज में रख चुका था। घर में सिर्फ कुछ सामान्य सामान ही छोड़ा था। जैसे ही दरवाजा खुला,
चेन छिंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगी। मैंने शिवलिंग से सुना कि आज उसकी तुमसे मुलाकात हुई थी। उसने यह भी बताया कि कोई तुम्हें परेशान कर रहा था। इतनी बड़ी बात थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वह बहुत तेज तेज बोल रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में हो। पिछले जन्म में मैं ऐसी चेन छिंग के साथ कभी सहज नहीं रह पाता था। मुझे हमेशा लगता था कि वह बहुत कड़वी बातें करती है, लेकिन यही चेन छिंग थी जो सबसे खतरनाक समय में भी मुझे लेने आई थी। शिव दायोंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बच्चा ठीक है, बस यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है तो सब ठीक है। वह अपनी देहाती लहजे वाली टूटी फूटी मंदारिन में बोल रहा था। उसके गले में पड़ी मोटी सोने की चेन पिछली बार से भी ज्यादा मोटी लग रही थी। पहले मैं सोचता था कि शिव दायोंग बहुत भद्दा इंसान है। ऐसी मोटी सोने की चेन तो सिर्फ नए नए अमीर बने लोग ही पहनते हैं। लेकिन अब मुझे लगा कि उसकी सोच वाकई बहुत दूर की थी, क्योंकि प्रलय के दूसरे साल तक न नकद पैसे की कोई कीमत बची थी और न ही बैंक बैलेंस की। उस समय लेन देन के लिए सिर्फ दो चीजें बची थीं। पहली, जॉम्बियों के दिमाग से मिलने वाले क्रिस्टल कोर, और दूसरी सोना। चेन छिंग बोली, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बोलती हूं, लेकिन तुम सच में मेरी बातों से परेशान मत हुआ करो। फिर उसे आज यहां आने का असली कारण याद आया। वह तुरंत बोली, पहले हमें अंदर तो आने दो। मैंने दोनों को अंदर बुला लिया। मुझे शांत देखकर जो शिव दायोंग अब तक घबराया हुआ था, उसने भी राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, उसकी पुरानी आदत फिर जाग गई। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे ये घर तो बिल्कुल ठीक नहीं है, काफी पुराना हो चुका है। अगर चाहो तो तुम्हारा शिव अंकल तुम्हें अभी एक नया घर खरीद कर दे देता है। चेन छिंग ने तुरंत उसे कोहनी मारी, इशारे से चुप रहने को कहा। उसे पता था कि मुझे इस तरह का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस बार मेरा जवाब सुनकर दोनों दंग रह गए। मैं मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अगर शिव अंकल इतने अमीर हैं तो मुझे कुछ सोने की ईंटें ही दे दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा था, मेरी आवाज पूरी तरह गंभीर थी। कुछ पल बाद शिव दाइयों को मेरी बात समझ आई। फिर वह जोर से हंस पड़ा। वाह, कमाल है, इतनी छोटी उम्र में ही समझ गया कि सोना घर से भी ज्यादा कीमती होता है। सच में कॉलेज पढ़े हुए लड़के अलग ही होते हैं। फिर वह हंसते हुए बोला, हम अपने ही लोग हैं, मजाक चलता है। अगर तुम हमारे साथ घर चलकर रहने को तैयार हो जाओ तो सोने की ईंटें क्या, जरूरत पड़ी तो सोने की रेत भी ला दूंगा। घर चलकर रहना, मैं मन ही मन दोहराने लगा। मुझे पता था चेन छिंग हमेशा चाहती थी कि मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मैं उनके घर जाकर रहने लगूं। लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ और भी था, जैसे वह कोई बात कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आर्यन, तुम वापस माँ के पास आ जाओ, अपने शिव अंकल से बिजनेस सीखो। अगर हमारा पूरा परिवार साथ रह सके तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी। उसकी आवाज में झिझक भी थी और कुछ छिपा हुआ दर्द भी। शिव दायोंग भी तुरंत बोला, हाँ बेटा, शिवलिंग तो बिल्कुल निकम्मी निकली, दिन भर बाहर आवारागर्दी करती रहती है। तुम दूसरों के लिए नौकरी करने से अच्छा हमारे अपने काम में हाथ बंटाओ, मैं तुम्हें 10 गुना तनख्वाह दूंगा। नहीं, जरूरत पड़ी तो 100 गुना दूंगा, ताकि मुझे भी थोड़ा समय मिले और मैं तुम्हारी माँ के साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। आज शिव दायोंग को लग रहा था कि शायद इस बार बात बन जाएगी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आज का मैं पहले जैसा नहीं था। मैंने सीधे चेन छिंग की ओर देखा। माँ, अगर कोई बात है तो सीधे कहिए। शिव दायोंग की बातों से मुझे कुछ अलग ही एहसास हुआ था। कुछ पल की चुप्पी के बाद शिव दायोंग ने गहरी सांस ली। आर्यन, तुम्हारी माँ गर्भवती है। उसके यह कहते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। चेन छिंग मेरा चेहरा देखती रही। उसे लग रहा था कि मेरा चेहरा धीरे धीरे और गंभीर होता जा रहा है। उसका दिल भी भारी होने लगा। उसे लगा, इतना बड़ा बेटा शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वह अपने पेट में पल रहे इस बच्चे को गिरा दे तो न वह खुद उसे सह पाएगी और न ही शिव दायोंग। मैंने धीरे से पूछा, कितने महीने हो गए? मैंने उसकी आंखों की बजाय सीधे उसके पेट की तरफ देखा। चेन छिंग ने धीरे से जवाब दिया, 4 महीने से ज्यादा। दोनों अनजाने में सीधे होकर बैठ गए। यहां तक कि प्रेगनेंसी चेकअप के समय भी वे इतने तनाव में नहीं थे। क्या उनका बेटा सचमुच इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा? लेकिन मैं तो पूरी तरह किसी और बात में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था अब आगे मुझे क्या क्या करना होगा। मुझे उनकी घबराहट का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मैंने सिर्फ इतना कहा, समझ गया,
मैं कल दोपहर आ जाऊंगा। और हाँ, सोना तैयार रखिएगा। जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा। दोनों एक साथ बोले, ठीक है, हम घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मैं अभी जाकर सोना खरीदने की तैयारी करता हूँ। शू दाइयोंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा मैंने उनके साथ रहने की बात मान ली है। चेन छिंग भी बेहद खुश थी। हालांकि उसे लग रहा था कि मुझे आने वाले बच्चे से शायद खुशी नहीं है, लेकिन कम से कम मैंने उनसे दूरी तो नहीं बनाई। वैसे भी सोना खरीदना एक तरह का निवेश ही था। ज्यादा खरीदने में कोई नुकसान नहीं था। चेन छिंग और शू दाइयोंग के जाने के बाद मेरा मन और भी बेचैन हो गया। आखिरकार मैं सीधे पास के माँ और बच्चे, मदर एंड बेबी, सुपरमार्केट पहुंच गया। वहां से मैंने ढेर सारे बच्चों के कपड़े, डायपर, रज़ाइयाँ और नवजात शिशु की जरूरत का बहुत सारा सामान खरीद लिया। मैं दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग लिए सड़क पर चल ही रहा था कि अचानक मेरी मुलाकात एक पुराने परिचित से हो गई। मैं अपने सेफ हाउस सिस्टम के बारे में सोच ही रहा था कि जैन नानरेन, तुम यहां सामान खरीद रहे हो? इतना सारा सामान किस लिए? जुआंग छिंगशुए कार से उतर कर आई। उसकी नजरें मेरे हाथों में पकड़े बैगों पर टिकी हुई थीं। उसने मन ही मन सोचा, प्रलय आने ही वाला है। क्या ये भी सामान जमा करना शुरू कर चुका है? क्या इसे भी कुछ पता चल गया? आजकल इसका सामना बार बार क्यों हो रहा है? प्रेमिका छीनना तो एक बात थी, अब क्या ये मेरे खरीदे जाने वाले सामान पर भी नजर रखेगा? तभी मुझे याद आया कि इस सड़क के ठीक बगल में अनाज और खाद्य तेल का थोक बाजार था। जुआंग छिंगशुए भी निश्चित रूप से वहीं सामान जमा करने आई होगी। बस संयोग से यहां मेरी उससे मुलाकात हो गई। वह अभी भी पीछे पड़ते हुए बोली, मैं तो बस जानना चाहती हूं, इतनी रात गए तुमने आखिर खरीदा क्या है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के बैग का हैंडल ढीला कर दिया। अंदर रखे बच्चों के कपड़े और शिशु का सामान साफ दिखाई देने लगा। ये देखकर झुआंग छिंगशुए ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा, भला प्रलय आने से पहले कौन पागल बच्चों के कपड़े खरीदता है? लगता है मैं ही बेवजह शक कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कहीं उस धोखेबाज लड़की से लड़ाई तो नहीं हो गई? मेरे चेहरे पर साफ साफ मजाक और ताना था। ये देखकर झुआंग छिंगशुए का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोली, तुम चिंता मत करो, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। रुहुआ के माता पिता और परिवार वाले शहर आ गए हैं। मैं बस उनके लिए कुछ सामान खरीदने निकली हूं। लियू रुहुआ के परिवार का नाम सुनते ही मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन बोला, ऐसे परिवार के साथ प्रलय में जिंदगी काफी दिलचस्प होने वाली है। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम सबको मेरी शुभकामनाएं, खूब मजे करना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। झुआंग छिंगशुए वापस कार में बैठ गई। कार के अंदर उसके अलावा दो और लोग बैठे थे। वह चिंतित होकर बोली, मुझे अभी भी थोड़ा शक है। जियांग हुआ, तुम एक बार फिर पक्का कर लो। मेरे जाते हुए रास्ते को देखते हुए जाओ। दहाई ने अपना चश्मा ठीक किया। वह बोला, जरूरत है। झुआंग छिंगशुए ने तुरंत विरोध किया, क्या सच में? रुहुआ ने भी कहा कि उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ। अभी जो उसने व्यवहार किया वह बिल्कुल हमारे जैसा नहीं लग रहा। झाओ दहाई ने गंभीर स्वर में कहा, जरूरत है। पिछले जन्म में ये वह पूरी टीम का सबसे तेज दिमाग था, लेकिन उसे लगा कि अभी पूछताछ पूरी नहीं हुई। उसने कहा, सावधानी में कोई बुराई नहीं, क्योंकि वह हम सब के बीच इकलौता अनिश्चित तत्व वेरिएबल है। झाओ दहाई की बात सुनकर कार के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने आगे कहा, अगर जैन नानरेन का भी पुनर्जन्म हुआ है तो ये सबसे डरावनी बात नहीं है। डरावनी बात यह है कि हमें इसका पता भी न चले। आखिर उसे हमने ही मिलकर मारा था, इसलिए वह हम सबके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। दोनों उसकी बात सुनकर चुप हो गए। कुछ देर बाद जियांग हुए बोली, जाओ भाई, सही कह रहे हैं, मैं अभी उसे फोन करती हूं। उधर मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही मैं समझ गया कि उनका इरादा क्या है। जियांग हुआई मेरी परीक्षा ले रही है, लेकिन मैं जानता था कि इतनी सावधानी उसकी अपनी नहीं हो सकती। इसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान था, झाओ दहाई। मेरी आंखें हल्की सी ठंडी हो गईं। वह इंसान जिस पर मुझे सबसे कम भरोसा था, लेकिन जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी था। झुआंग छिंगशुए गाड़ी चलाना नहीं जानती थी। इसका मतलब अभी जिस कार में वे थे उसमें कम से कम एक ड्राइवर और था। अगर ड्राइवर जियांग हुआई थी तो यह फोन भी निश्चित रूप से झाओ दहाई के कहने पर ही किया गया था। जैसा मैंने सोचा था। जियांग हुआई ने बेहद सामान्य लहजे में पूछा, आर्यन भैया, इतनी रात को बाहर जाकर सामान खरीद रहे हो? कहीं चुपके से अकेले अकेले अच्छा खाना खाने की तैयारी तो नहीं कर रहे? मैं जानबूझकर कुछ सेकंड तक चुप रहा। उधर कार के अंदर बैठे तीनों लोगों ने सांस तक रोक ली। फिर मैंने धीरे से कहा,
जियांग हुआ है, एक बात है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें बताऊं या नहीं। मेरा मन भी अभी बहुत उलझा हुआ है। जियांग हुआई का गला सूख गया। उसने घबरा कर पूछा, कैसी बात? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या सचमुच जैन नानरेन का भी पुनर्जन्म हो गया? मैं उसकी घबराहट समझ गया। मन ही मन मुस्कुराया, फिर बोला, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कोई बड़ी बात नहीं है। असल में लगता है मेरी माँ गर्भवती है। शायद मैं बड़ा भाई बनने वाला हूं। ये सुनते ही जियांग हुआई ने राहत की सांस ली। अब उसे सब समझ आ गया। इसीलिए वह इतनी रात को बच्चों का सामान खरीद रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। वह बोली, अच्छा आर्यन भैया, जब तुम घर पर नहीं हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही चली जाती हूँ। फुर्सत मिली तो फिर मिलूंगी। फोन कट गया। कार के अंदर बैठे तीनों लोग एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। झुआंग छिंगशुए बोली, लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही तनाव में आ गए थे। मान भी लो कि उसका पुनर्जन्म हुआ हो तो वह कर ही क्या लेगा? हम लोग इतने ज्यादा हैं, जरूरत पड़ी तो उसे एक बार फिर मार देंगे। झाओ दहाई ने सिर हिलाया। अभी नहीं, बेहतर होगा कि फिलहाल वह जिंदा ही रहे। भविष्य में शायद वह हमारे काम आ सकता है। उसकी आंखों में चालाकी साफ झलक रही थी। झुआंग छिंगशुए ने उसकी ओर देखा, धीरे से पूछा, तुम्हारा मतलब उस इंसान से है? झुआंग जियानगुओं को भी जैसे कुछ याद आ गया, लेकिन झाओ दहाई ने इस विषय पर कुछ नहीं कहा। वह बस हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाकर बात टाल दी। झुआंग जियानगुओं बोला, मैं और रुहुआ तो पहले ही सब योजना बना चुके हैं, उसकी परवाह कौन करता है? जियांग हुए, चलो अब घर चलते हैं। ये कहते हुए वह खिड़की के बाहर देखने लगा। पिछले 2 दिनों में लियू रुहुआ कई बार अनजाने में जैन नानरेन का जिक्र कर चुकी थी। एक बार तो उसने सीधे मेरा नाम भी ले लिया था। उसे खुद भी पता था कि वह पिछले जन्म की आदतें अभी तक नहीं छोड़ पाई है। पिछले जन्म में जब भी हमारी टीम को कोई सामान मिलता, लियू रुहुआ सबसे पहले मुझे ही कहती, जैन नानरेन, इसे अपने स्पेस में रख दो। क्या उसे मेरे स्पेस की सुविधा याद आ रही थी? ये सोचकर झुआंग जियानगुओ ने मन ही मन फैसला किया, प्रलय शुरू होते ही वह सबसे पहले किसी स्पेस एबिलिटी वाले शक्तिधारी को ढूंढेगा ताकि वह मेरी जगह ले सके। तेजाबी बारिश आने का दिन। आज हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी जो सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग थी। मैं मास्क पहनकर बन बाऊजी की दुकान के सामने पहुंचा। जैसे ही गाड़ी से उतरा, मैंने देखा कि नाश्ता कर रहे कई ग्राहक किसी बात की शिकायत कर रहे थे। मेरा दिल अचानक बैठ गया। तो इसका मतलब प्रलय आने से पहले सचमुच संकेत दिखाई देने लगे थे। और आज वही दिन था जब मैं कॉलेज का हॉस्टल छोड़ रहा था। मैं दुकान के अंदर गया। मालिक, मैं आ गया। कल जिन बनों का ऑर्डर दिया था उन्हें लेने आया हूं। मैंने अभी भी मास्क नहीं उतारा था, लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर की रसीद दिखाई, दुकानदार खुशी से मुस्कुरा उठा। भाई, तुमने जो जो कहा था हमने सब तैयार कर दिया है, बल्कि कुछ ज्यादा भी बना दिया है। वह मुझे सीधे रसोई के अंदर ले गया। ताजे आटे और भाप की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। एक के बाद एक बड़े बड़े डिब्बों में पैक किए हुए बन रखे थे। मैंने हाथ लगाया तो वे अभी भी गर्म थे। मैंने तो सिर्फ 1,000 बन ऑर्डर किए थे, लेकिन इस दुकान ने 2,000 से भी ज्यादा बन तैयार कर दिए थे। मैंने संतुष्टि से सिर हिलाया। मैं सब ले लूंगा। और हाँ, आज भी थोड़ा अतिरिक्त सामान तैयार रखना। हो सकता है 2-3 दिन बाद हमारी कंपनी फिर से बड़ा ऑर्डर दे। ये सुनते ही दुकानदार खुशी से खिल उठा। चिंता मत करो बेटा, हम आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे। जब भी बुलाओगे सारा सामान तुरंत तैयार मिलेगा। उसी समय टिंग। सिस्टम होस्ट का यह कार्य 20 दिन बाद 5 इंसानों की जान बचाएगा। निस्वार्थ रक्षक उपाधि सक्रिय। इनाम 5 हीलिंग पोषण। मैं खुशी से चौंक गया। इस बार सीधे 5 हीलिंग पोषण। मुझे अच्छी तरह पता था ये दवाइयां सिर्फ घाव ही नहीं भरती थीं, ये शक्तियां, एबिलिटीज और शारीरिक ऊर्जा भी वापस लौटा देती थीं। अगर मेरे पास पर्याप्त हीलिंग पोषण हो तो मुझे किसी उच्च स्तरीय हीलर की क्या जरूरत? ऐसी ही मैंने कुल 5 बन की दुकानें बुक की थीं और हर दुकान ने ऑन ऑर्डर से कहीं ज्यादा बन तैयार किए थे। अब मेरे सिस्टम स्टोरेज में रखे बन इतने थे कि मैं कई साल तक आराम से खा सकता था। बन की दुकानों के बाद मैं अलग अलग तेल वाली रोटी, योबिंगज की दुकान, डंपलिंग, ज्याओजीजस की दुकान और कई होटल तथा फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी गया। हर बार जैसे ही कर्मचारी सामान गाड़ी में रखते, मैं तुरंत उसे सिस्टम स्टोरेज में रख देता। और रास्ते में लोगों को दी गई मेरी छोटी छोटी चेतावनियों की वजह से सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुझे
कुल 49 हीलिंग पोशन मिल गए। मैंने कार के अंदर बैठकर अपना मास्क और टोपी उतार दी, ऐसा इसलिए ताकि प्रलय शुरू होने के बाद कोई मुझे पहचान न सके। इसके बाद मैंने पिज्ज़ा और बर्गर के कई सेल्फ पिकअप ऑनर भी उठा लिए। तभी कुरियर वाले का फ़ोन आ गया। पिछली रात मैंने आउटडोर सर्वाइवल का एक और बड़ा ऑर्डर दिया था, जिसमें कई फुलाने वाली रबर बोटें और दूसरे बचाव उपकरण भी शामिल थे। मैंने वह सब भी सिस्टम स्टोरेज में रख दिया। अब मेरा स्टोरेज पूरी तरह भर चुका था, उसमें एक भी चीज रखने की जगह नहीं बची थी। उसी समय टिंग, बधाई हो, होस्ट ने पहली बार अपना स्टोरेज पूरी तरह भर दिया है। हर वस्तु का सही उपयोग, उपाधि सक्रिय, इनाम, विशेष कौशल, पांचों इंद्रियों की शक्ति बढ़ना, 5 सेंसेस एनहांसमेंट। तुरंत उसके बाद एक और सूचना आई, बधाई हो, होस्ट ने अपनी पहली सोने की बाल्टी, पहला बड़ा धन स्लैश लाभ सफलतापूर्वक एकत्र कर लिया है। प्रलय का गोल्ड रशर, डूम्सडे गोल्ड डगर, उपाधि सक्रिय, इनाम, सिस्टम स्टोरेज का एक अतिरिक्त स्लॉट। मैं हैरान रह गया, ऐसा भी हो सकता है। मेरी पहली प्रतिक्रिया खुशी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब सिस्टम ने मुझे कोई स्किल, कौशल इनाम में दिया था। लेकिन घड़ी देखकर मुझे याद आया कि तेजबी बारिश शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अब मेरे पास हैरान होने का समय नहीं था। मैंने तुरंत अगला फैसला किया, अब मुझे शिव दायोंग के घर जाना होगा। शिव दायोंग के घर जाने से पहले मैं एक बार फिर कॉलेज के हॉस्टल वापस गया। संयोग से लिन शियाओ च्यांग और चेंग झुआंग दोनों ही हॉस्टल में नहीं थे। मेरा और झुआंग जियानगुओं का सामान वैसा ही रखा था जैसा मैं हॉस्टल छोड़ते समय छोड़कर गया था। लगता था उस दिन के बाद झुआंग जियानगुओं भी कभी हॉस्टल वापस नहीं आया। उसकी मेज पर रखा लैपटॉप देखकर मैं उसके पास गया। मैंने तुरंत इंटरनेट पर कई पोस्ट प्रकाशित कर दिए। वे सभी पोस्ट लोगों को जरूरी सामान जमा करने की चेतावनी देने वाले थे। दुनिया में एक बार वैश्विक महामारी फैलने के बाद ऐसी सामान जमा कर लो वाली पोस्टें अक्सर इंटरनेट पर दिखाई देती रहती थीं। ज्यादातर लोग उन्हें देखकर बस हंस देते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते थे जो एहतियात के तौर पर पहले से तैयारी कर लेते थे। आखिर थोड़ा बहुत सामान पहले खरीद लेने में क्या नुकसान था, और अगर बाद में कुछ न भी हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि कोई भी शक मुझ पर नहीं जाएगा, क्योंकि इन पोस्टों का स्रोत सीधा झुआंग जियानगुओं के अकाउंट तक पहुंचेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सी पोस्टों से भी इतना बड़ा फायदा होगा। रास्ते भर सिस्टम की सूचनाएं लगातार आती रहीं। टिंग, सिस्टम, होस्ट का यह कार्य 15 दिन बाद एक इंसान की जान बचाएगा। निस्वार्थ रक्षक, उपाधि सक्रिय, इनाम, एक हीलिंग पोषण। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, टिंग, होस्ट का यह कार्य 9 दिन बाद 2 इंसानों की जान बचाएगा। निस्वार्थ रक्षक, उपाधि सक्रिय, इनाम, 2 हीलिंग पोषण। जब तक मैं शिव दायोंग की आलीशान हवेली के बाहर पहुंचा, तब तक भी सिस्टम की सूचनाएं लगातार आती रहीं। आखिरकार मैंने सिस्टम से कहा कि फिलहाल निस्वार्थ रक्षक से जुड़ी सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से बंद कर दें। लेकिन मेरे मन में एक बात लगातार घूम रही थी। पिछले जन्म में चेन छिंग और शिव दायोंग की मौत इन्हीं 2 दिनों के भीतर हुई थी। इसका मतलब अभी तक वे मौत के खतरे से बाहर नहीं निकले थे। मैं यही सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी सामने शिवलिंग दिखाई दी। वह मुझे देखकर ताने भरी मुस्कान के साथ बोली, वाह, हमारे बड़े साहबजादे आखिर घर लौट ही आए। मैंने शांत स्वर में पूछा, कोई काम था? उसके व्यंग्य भरे लहजे पर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। आखिर हम दोनों के रिश्ते हमेशा से अच्छे नहीं रहे थे। हाँ, 2 रात पहले जब उसने मेरी मदद की थी तब मैं सचमुच हैरान रह गया था। लेकिन बाद में सोचने पर समझ आया कि उसने यह सब चेन छिंग के लिए किया था। वह नहीं चाहती थी कि गर्भवती चेन छिंग मेरे कारण और ज्यादा परेशान हो। आखिर शिवलिंग हमेशा से चेन छिंग को अपनी सगी मां की तरह मानती थी। शिवलिंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे क्या काम होगा? बस सुना है कोई ऐसा भी है जो सब कुछ भी चाहता है और लोगों से खूब चीजें भी निकलवाना जानता है। तुम्हारी वजह से शिव दायोंग रातों रात जाकर ढेर सारा सोना खरीद लाया। कह रहा था, यह सब तुम्हारे लिए है। वह हल्का सा हंसी। अगर वही सोना मैं मांगती तो शिव दायोंग को सबसे पहले यही लगता कि मैंने कोई गैरकानूनी काम किया है। हो सकता है वह मेरे पैर तक तोड़ देता। लेकिन तुम जो साल भर में एक बार भी घर नहीं आते, आखिर तुम्हें ऐसी क्या अहमियत मिल गई
मैं मुस्कुराया। लगता है शिव अंकल सच में काम के आदमी हैं। शिवलिंग ने इतनी बातें सुनाई, फिर भी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। मैं सचमुच शिव दायोंग का एहसानमंद था। चेन छिंग मेरी माँ थी, ये तो अपनी जगह था, लेकिन कॉलेज के इतने सालों की फीस, रहने खाने का खर्च, इन सब में शिव दायोंग ने हमेशा मेरी मदद की थी। यहाँ तक कि उस बैंक कार्ड में पड़े 20 लाख युआन भी उसी ने दिए थे। शिव दायोंग के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन प्रलय शुरू होते ही उसकी सारी दौलत बेकार हो जाने वाली थी। मैं जितना बचा सकता था उतना बचाना चाहता था। तभी मेरे पीछे से शिवलिंग ने अचानक ऊंची आवाज में मुझे पुकारा, लेकिन मैं अचानक वहीं रुक गया। मैंने बिना पीछे मुड़े पूछा, तुमने लियू रुहुआ की जांच करवाई थी? कुछ पल की चुप्पी के बाद शिवलिंग बोली, मैंने तो बस शक किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिवलिंग ये सुनते ही अचानक घबरा जाएगी। मैंने उससे पूछा, मैंने उसके बारे में जांच करवाई थी, क्या हुआ?" वो बोली, अगर तुमने जांच नहीं की होती तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि बाहर तुम किन लोगों के साथ जुड़े हुए हो। वह लियू नाम की लड़की इन दिनों अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार मांग रही है। कहती है कि उसे एक सुपरमार्केट खोलना है। और तुम्हारे गांव की रहने वाली वह जियांग हुआई, वह तो पैसे उधार लेने के लिए तुम्हारी माँ तक पहुंच गई है। मुंह खोलते ही पूरे 10 लाख मांग रही है। जरूर कोई अच्छा काम करने के लिए तो नहीं मांग रही होगी। मैंने तुरंत पूछा, माँ ने जियांग हुआई को पैसे दे दिए? अभी नहीं। शुरुआत में माँ को लगा था कि शायद यह कोई ऑनलाइन फ्रॉड है, लेकिन मैंने चुपचाप जांच करवाई। सामने वाली सच में जियांग हुआई ही थी। शिवलिंग गुस्से से बोली, तुम दोनों के बीच सबसे अच्छे रिश्ते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था? शिवलिंग का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। पहले तो तुम हमेशा ऐसे रहते थे जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है, लेकिन अब अचानक घर वापस आने की बात कर रहे हो, और ऊपर से इतने सारे सोने की मांग कर डाली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन दोनों औरतों पर पैसा लुटाने की योजना बना रहे हो? मेरी बंधी हुई मुट्ठी धीरे धीरे ढीली पड़ गई। जियांग हुआई की इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा हुआ कि चेन छिंग ने जियांग हुआई को पैसे नहीं दिए थे। मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनकर शिवलिंग को थोड़ी राहत मिली। तभी उसने आसमान की ओर देखा, लेकिन मौसम कुछ अजीब नहीं लग रहा। वह यहां मेरा इंतजार करते हुए सिर्फ 10-15 मिनट ही खड़ी हुई थी, लेकिन इतने कम समय में ही आसमान काफी अंधेरा हो चुका था। ऊपर घने काले बादल पूरी तरह छा गए थे। ध्यान से देखने पर उन बादलों के बीच एक अजीब सी लाल चमक भी दिखाई दे रही थी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, बारिश होने वाली है, जल्दी चलो। हवा में भी एक अजीब सी खट्टी और सड़ी हुई गंध फैलने लगी थी। शिवलिंग ने मन ही मन हैरानी से आसपास देखा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और मेरे पीछे चल पड़ी। मैं चलते हुए आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहा था। शिवदयोंग शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक आलीशान विला क्षेत्र में रहता था। यह इलाका ऊंचाई पर स्थित था। चहल पहल से भरे शहर के बीच होने के बावजूद यहाँ का माहौल काफी शांत था और वातावरण भी बहुत अच्छा था। मुझे याद था कि शहर के कुछ निचले इलाकों में प्रलय के दौरान तेजाबी बारिश का पानी पूरी तरह भर गया था, लेकिन चेन छिंग का घर ऊंचाई पर होने के कारण उसे इस समस्या की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी अंदर से आवाज आई, आर्यन, तुम आखिरकार आए ही गए। सुनो, जल्दी से एक कप चाय लेकर आओ। चेन छिंग आज एक खूबसूरत और ढीली पोशाक पहने हुए थी। उसका उभरा हुआ पेट भी पहले से कुछ ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद शिवदायोंग भी वापस घर आ गया। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, आओ देखो तो सही, शिव अंकल तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है। शिवदयोंग के हाथ में 2 छोटे सूटकेस थे। उसने बड़े रहस्यमय अंदाज में सबके सामने दोनों सूटकेस खोल दिए, और उनके अंदर सलीके से रखी हुई सोने की ईंटें चमक रही थीं। इतना सोना, या यूं कहें कि वहां सोने की पूरी पूरी ईंटें भरी हुई थीं। मेरे पीछे खड़ी शू माँ ने यह देखकर हैरानी से तेज सांस खींची। शूलिन ने दर्द भरे अंदाज में पूछा, पापा, आपने इतना सारा सोना कहां से जुटाया? शू दायोंग ने तुरंत उसे डांटते हुए कहा, अरे बदमाश लड़के, इन चीजों पर नजर रखने की कोशिश भी मत करना। ये सब आर्यन के लिए हैं। फिर वह मेरी ओर देखकर खुशी से बोला, क्या कहते हो आर्यन, कल से हमारी अपनी कंपनी में काम करने आओगे? शिव दायोंग ने शूलिन को डांट तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह अपने बेटे से प्यार नहीं करता था।
असल में उसे अपने ही बेटे को कंपनी सौंपने पर भरोसा नहीं था। मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, और सिर्फ दूसरे और तीसरे साल की गर्मियों की इंटर्नशिप के दौरान ही मैं दूसरी कंपनियों के लिए कई बड़े बिजनेस ऑर्डर हासिल कर चुका था। मेरी क्षमता शु दायोंग ने अपनी आंखों से देखी थी। अगर मुझे थोड़ा और प्रशिक्षित किया जाए तो मैं निश्चित रूप से एक अच्छा मैनेजर बन सकता था। लंबे समय के हिसाब से देखा जाए तो ये सोने की ईंटें उसके लिए कोई बड़ी कीमत नहीं रखती थीं। कहते हैं कि दौलत 3 पीढ़ियों से आगे नहीं टिकती, इसलिए कंपनी को शूलिन के हाथों में बर्बाद करने से बेहतर था कि मैं उसे संभालने में मदद करूं। मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, एक कहावत है, किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अगर मौका मिला तो मैं भी नौकरी पर जाना, नौकरी से वापस आना और एक आम इंसान की तरह अपनी साधारण जिंदगी जीना चाहूंगा। शुदायोंग जोर से हंस पड़ा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। आज रात तो हम दोनों एक साथ जरूर जाम उठाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक लड़के को समाज में कदम रखने के बाद थोड़ा बहुत शराब पीना सीखना ही चाहिए, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। शु दायोंग आज इतना खुश था कि डिनर की मेज पर उसने खुशी खुशी कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। लेकिन तभी बाहर से आई एक भयानक गरज ने उसे लगभग तुरंत होश में ला दिया। धड़ाम! शु दायोंग घबराकर बोला, ये कैसी आवाज थी? चेन छिंग भी बुरी तरह डर गई। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी इतनी तेज और भयानक बिजली की गड़गड़ाहट नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस आवाज की ताकत पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। तभी श्यूलिन, जो अब तक उदास बैठा था, खिड़की के पास चला गया। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वह हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? पूरा परिवार खिड़की के बाहर हो रही भयानक बारिश और गरज की ओर आकर्षित होकर वहां पहुंच गया, लेकिन मैं अकेला था जो अपने फोन पर दिख रहे समय को लगातार घूर रहा था। लाल रंग की बारिश, यानी तेजाबी बारिश, तेजाबी बारिश पिछले जन्म की तुलना में पूरे 30 मिनट पहले आ गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब दोबारा जन्म लेकर वापस आ गए हैं? ओह नहीं, मेरी स्पोर्ट्स कार अभी तक गैराज में नहीं गई। शूलिंग ने तुरंत छाता उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम बाहर क्यों जा रही हो? शूलिंग घबराकर बोली। तुम्हें पता भी है मेरी वह स्पोर्ट्स कार कितनी महंगी है? वह तो मैंने अभी अभी खरीदी है। शु दायो ने गुस्से में कहा, उसे जाने दो। यह लड़का रोज न जाने कैसी कैसी बेकार चीजें खरीदता रहता है। दरअसल इस स्पोर्ट्स कार की वजह से कुछ समय पहले शु दायो ने शूलिन की जमकर पिटाई भी की थी। वह अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस तक पास नहीं कर पाया था और दूसरों की देखा देखी स्पोर्ट्स कार खरीदने चला आया था। उसकी हरकतों से शु दायु लगभग गुस्से से बीमार पड़ने वाला था। क्या तुम सच में बाहर जाने वाली हो? मैंने अपना फोन निकाला। तभी स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। तेज बारिश के बीच लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। सड़कों पर लगातार चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता था कि वे लोग सिर्फ बारिश से बचने के लिए नहीं भाग रहे थे। उनकी चीखों में भयानक दर्द था। हल्के रंग के कपड़े लाल हो चुके थे, और वह लाल रंग बारिश का पानी नहीं था, बल्कि खून था। कुछ लोग भागकर दुकानों और घरों की छतों के नीचे पहुंचे, लेकिन उनके चेहरों की त्वचा पहले ही तेजाब से जल चुकी थी। कई लोगों के बाल पूरी तरह झड़ चुके थे और उनका सिर दिखाई दे रहा था। वे दर्द से चीखते हुए अपने शरीर से लाल बारिश में भीगे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कपड़े उनके शरीर से ऐसे चिपक चुके थे कि उन्हें खींचते ही त्वचा और मांस भी साथ में उखड़ने लगा। वीडियो में लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं, बच्चों के रोने की आवाजें भी आ रही थीं। यहां तक कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी रोने लगा था। वह लगातार लोगों से चिल्लाकर कह रहा था, जल्दी यहां आओ, बारिश से बचो, यहां छिप जाओ। चेन छिंग के मुंह से तो जैसे आवाज ही निकलना बंद हो गई। शूलिंग की आंखें भी डर से पूरी तरह फैल गईं। सिर्फ 10-15 सेकंड का यह वीडियो, क्या यह सच में किसी फिल्म का सीन नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? शु दायू की शराब अब पूरी तरह उतर चुकी थी। क्या यह किसी इंसान की करतूत हो सकती है? चेन छिंग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। नहीं, यह इंसानों का किया हुआ नहीं है, शूलिंग कांपती हुई बोली। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी बारिश हो रही है। वह तेजी से अपने फोन पर आने वाली खबरें देखने लगी। यह सिर्फ शहर में नहीं हो रहा, नहीं सिर्फ हमारे देश में। बहुत संभव है कि पूरी दुनिया इस भयानक आपदा का सामना कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तभी अचानक सन मां को कुछ याद आया। ओह नहीं,
आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आया था, वो अभी भी बाहर है। सन माँ घबराकर शू दायो और बाकी लोगों से विनती करने लगी। शू साहब, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया जाकर मेरे बेटे को ले आइए। फिर उसने अपने फोन पर चल रहे वीडियो की तरफ इशारा किया। आप लोग देखिए, अगर लाल बारिश शरीर पर नहीं पड़े तो इंसान सुरक्षित रह सकता है। शू साहब की गाड़ी गैराज में है। अगर आप लोग उसे लेकर बाहर निकलें तो मेरे बेटे को आसानी से वापस ला सकते हैं। वह यहीं आसपास है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं। सन माँ सीधे उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। लेकिन शू दाइयो झिझकते हुए बोला, मैंने शराब पी रखी है। सन माँ कई वर्षों से शू दाइयो के घर में काम कर रही थी। हालांकि उनका रिश्ता मालिक और नौकर का था, लेकिन इतने सालों में दोनों के बीच काफी अच्छा संबंध बन गया था। लेकिन आज रात शू दाइयो ने शराब पी रखी थी। मैडम, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए, सन माँ रोते हुए चिल्लाई। शू लिंग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन चेन छिंग गाड़ी चला सकती थी। हालांकि चेन छिंग ने अपने पेट पर हाथ रखा। अभी अभी हुई इस भयानक घटना से वह भी बुरी तरह डर गई थी। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर महसूस हो रहा था। वह खुद भी बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही थी। क्वाबाबंग, ऐसा करते हैं, दयू तुम मेरे साथ चलो, गाड़ी में चला लूंगी। सन माँ को इस तरह रोते देखकर चैन छिंग का दिल भी पिघल गया था। उसके मन में दया आ गई थी। शू दयो को चैन छिंग की चिंता तो हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसने मजबूरी में उसकी बात मान ली। सन माँ खुशी के मारे रोने लगी, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज से सुनाई दी, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर उनका रास्ता रोक रहा था। पिछले जन्म में इसी दिन चेन छिंग और शू दायु सन माँ के बेटे को बचाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन दोनों की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और चेन छिंग के पेट में पल रहा बच्चा भी नहीं बच सका था। मैं आज तक वह पल नहीं भूल पाया था जब श्यूलिंग ने मुझे यह खबर बताई थी। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली वह टूट चुकी निराशा और उस समय मेरे दिल में पैदा हुआ दर्द, मैं कुछ भी नहीं भूल पाया था। एक समय पर श्यूलिंग अपनी दादी की मौत के लिए चेन छिंग को माफ नहीं कर पाई थी, लेकिन जब उसने अपने किसी बेहद करीबी को खोया तो उसका दिल भी पूरी तरह टूट गया था। वह खुद को बेहद असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। इसीलिए इस बार, चाहे आसमान ही क्यों न टूटकर गिर पड़े, मैं चेन छिंग को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अरे मैं खुद चली जाऊंगी, मैं खुद अपने बेटे को लेने जाऊंगी, सन माँ ये कहते हुए बाहर भागने लगी, लेकिन शू लिंग ने उसे रोक लिया। सन माँ मेरे परिवार के सदस्य जैसी हैं, अगर आप लोग नहीं जा रहे तो मैं जाऊंगी, शू लिंग ने दृढ़ता से कहा। मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या हुआ, बड़ी से बड़ी बात यही होगी कि मैं इस जिंदगी में फिर कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तुम अपनी जगह से हिलना मत, शू दायो ने गुस्से में शू लिंग को डांटा। तुम्हारी ड्राइविंग देखकर तो तुम बाहर जाकर किसी को बचाने के बजाय खुद ही किसी को मार दोगी। मैं शांत चेहरे के साथ ये सब देख रहा था। दूसरों के परिवार का मेरे साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। अगर शूलिंग सच में बाहर जाने की जिद करती, तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, प्रलय में जीवित रहने का मिशन, होस्ट का पहला साहसिक मिशन। मिशन बाहर 120 मिनट तक जीवित रहना और यह सुनिश्चित करना कि शरीर किसी भी तरह दूषित न हो। मिशन रिवॉर्ड प्रथम शक्ति चयन कार्ड गुणा 1। मिशन कठिनाई 2 स्टार। क्या होस्ट मिशन स्वीकार करना चाहता है? यदि मिशन असफल हुआ तो प्रारंभिक सिस्टम ईएक्सपी काट लिया जाएगा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन स्वीकार कर लिया। पिछले जन्म की तरह आखिरकार सिस्टम के असली मिशन शुरू हो चुके थे। सिस्टम का ईएक्सपी बार भी सामने आ गया। मेरे पास शुरुआत में कुल 100 ईएक्सपी थे। इसका मतलब था कि अगर मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया तो सिस्टम मेरे ये 100 ईएक्सपी वापस ले लेगा और पिछले जन्म में मुझे तेजाबी बारिश शुरू होने के 7वें दिन जाकर अपनी शक्ति जागृत हुई थी। इस बार मिलने वाला पहला शक्ति चयन कार्ड मुझे हर हाल में हासिल करना था। नहीं, इस बार मैं ही जाऊंगा। शू दायो ने कुछ सोचने के बाद आखिरकार खुद जाने का फैसला किया। मैं जा सकता हूं। मैंने अपनी कार की चाबी निकाल ली। हालांकि मैंने ये कार सिर्फ 3 दिन पहले ही खरीदी थी, लेकिन अब तक मैं इसे 400 किलोमीटर से ज्यादा चला चुका था। शूलिंग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। तुम इतने अच्छे इंसान कब से बन गए? उसे अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी कुछ देर पहले तक मैं इतना बेरहम दिखाई दे रहा था जैसे किसी की जिंदगी और मौत से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने सन माँ का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर किया। आप सब यहीं रहिए, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैंने शूलिंग की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि जल्दी से अपने साथ लाए बैग को खोला और उसमें से एक रेनकोट निकाल लिया। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, मैंने उसे पहन लिया और पूरी तरह तैयार हो गया। रेन, माँ भी तुम्हारे साथ चलेगी। चेन छिंग भी घर में रखा रेनकोट ढूंढने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। माँ, क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? उस पल ऐसा लगा जैसे मैं फिर से वही पुराना इंसान बन गया हूं।
मेरा चेहरा ठंडा था। मेरे व्यवहार में एक दूरी थी, जैसे मैं जानबूझकर सभी को अपने से हजारों किलोमीटर दूर कर रहा हूं। मैंने शिव दाऊ की तरफ देखा। शिव अंकल, मेरी माँ का ख्याल रखना। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मुझे दोष मत देना कि मैंने आपको पहले चेतावनी नहीं दी थी। मैंने जानबूझकर कड़े शब्द कहे, फिर बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। इस समय कि मेरे पास सोचने या किसी और चीज की परवाह करने का वक्त नहीं था। बाहर अभी भी मूसलाधार लाल बारिश हो रही थी। हवा में खट्टी और तीखी गंध फैली हुई थी। ये गंध कुछ कुछ वैसी थी जैसी मैंने बचपन में बॉयलर जलने पर महसूस की थी। लेकिन बारिश शुरू हुए सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए थे, फिर भी गलियारे के दोनों तरफ लगे पेड़ पौधे एक एक करके गंदी और कीचड़ भरी मिट्टी में गिरने लगे थे। चेन छिंग द्वारा लगाए गए फूल भी तेजाब की बारिश से पीले काले होकर पूरी तरह मुरझा चुके थे। उनमें जरा भी जीवन बाकी नहीं था। मैं गलियारे और सीढ़ियों से होकर आखिरकार शू दाइयाऊ के निजी गैराज तक पहुंच गया। मेरी कार वहीं खड़ी थी। सिस्टम के मिशन पैनल पर मिशन का टाइमर शुरू हो चुका था। सिस्टम डिटेक्शन, होस्ट के इस कार्य के कारण 3 दिन बाद 4 इंसानों की जान बचाई जाएगी। ट्रिगर, निस्वार्थ उद्धारकर्ता का टाइटल। इनाम, 4 हीलिंग पोषण। जैसे ही मेरी कार तेज बारिश के बीच धीरे धीरे गैराज से बाहर निकली, मुझे फिर से निस्वार्थ उद्धारकर्ता टाइटल के ट्रिगर होने की सूचना मिली। 3 दिन बाद 4 लोग। समय तो बिल्कुल सही था, लेकिन लोगों की संख्या शायद एक ज्यादा थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इस समय मेरे लिए मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरा मिशन था कि मुझे एक 120 मिनट तक खुले वातावरण में जीवित रहना था। कार के अंदर बिताया गया समय मिशन में शामिल नहीं था। हालांकि मेरा लगातार कार चलाकर मंजिल तक पहुंचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जैसे ही मैं विला इलाके से बाहर निकला, सड़क पर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। अनगिनत गाड़ियां सड़क पर फंसी हुई थीं। कारों के अंदर लोग घबराए हुए थे। वे न तो आगे बढ़ पा रहे थे और न ही पीछे जा पा रहे थे। सड़क पर मौजूद कुछ लोग पागलों की तरह कारों के दरवाजे पीट रहे थे और जल्द से जल्द बारिश से बचने के लिए अंदर आने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन बहुत कम कार मालिक ऐसे लोगों को अंदर आने दे रहे थे। आखिरकार, अगर तेजाब की बारिश की एक बूंद भी त्वचा पर पड़ जाए तो ऐसा लगता था जैसे त्वचा को सल्फ्यूरिक एसिड से जला दिया गया हो। मैंने अपनी कार विला इलाके के प्रवेश द्वार पर रोक दी। इसके बाद मैंने अपने स्टोरेज स्पेस से एक और एसिड और क्षार रोधी सुरक्षा सूट, एक छाता, एक सुरक्षा मास्क और रेन बूट्स निकाले। यह एसिड क्षार प्रतिरोधी सुरक्षा सूट केमिकल फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक स्तर का था। यह सिर से पैर तक पूरी तरह वाटरप्रूफ था। यहां तक कि मेरे रेन बूट्स भी इंडस्ट्रियल ग्रेड के थे और अंदर पहना हुआ रेनकोट हल्का और पतला था, इसलिए उससे मेरी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जैसे ही मैं रुकता, मिशन का टाइमर भी रुक जाता। यहां तक कि अगर मैं एक ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता तब भी टाइमर रुक जाता। इसलिए मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 5 सेंस एनहांसमेंट स्किल 3 घंटे तक चल सकती थी और इसके बाद इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए 3 घंटे का कूल डाउन चाहिए था। इस स्किल का इस्तेमाल करते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास की पूरी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई है। यह किसी शक्तिधारी के शरीर को मजबूत करने वाली क्षमता से अलग थी। 5 सेंस एनहांसमेंट का सबसे बड़ा प्रभाव मेरी दृष्टि और सुनने की क्षमता पर पड़ रहा था। इतनी तेज बारिश में भी, जहां सामने का रास्ता तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अपनी नजर की सीमा के अंदर मौजूद हर चीज को साफ साफ देख सकता था। मैं फुटपाथ के किनारे किनारे चल रहा था ताकि अपनी मौजूदगी को जितना हो सके कम रखा जा सके। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बार की तेज आबी बारिश पिछले जन्म की तुलना में कहीं ज्यादा भयानक थी। अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था, लेकिन जमीन पर पानी जमा होना शुरू हो गया था। मैंने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकरा गया। वह खून और मांस से लथपथ एक लाश थी। उसका शरीर अब भी मरने से पहले की आखिरी तड़प वाली स्थिति में था। हैरानी की बात यह थी कि बारिश अभी भी हो रही थी, फिर भी उस लाश की सतह से अजीब तरीके से गर्म भाप निकल रही थी। वह तेजाब के कारण होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया से पैदा हुई गैस थी। आगे देखने पर सड़क पर ऐसी लाशें कम नहीं थीं। यहां तक कि जमीन पर गिरी हुई पेड़ों की टहनियां भी ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें जलाया जा रहा हो और उनसे सफेद धुआं निकल रहा हो। मैंने अपने सुरक्षा मास्क के नीचे लगे रेस्पिरेटर को खोल दिया। अचानक मेरी सांस लेना काफी आसान हो गया। मैं लगभग भूल ही गया था कि तेजाब की बारिश सिर्फ चीजों को जलाने और गलाने का खतरा नहीं लाती थी। इससे पैदा होने वाली गैस भी इंसानों के लिए जहरीली हो सकती थी।
अगर कोई व्यक्ति इस सफेद धुएं को बहुत ज्यादा मात्रा में अंदर ले ले, तो उसे कई तरह की आंखों की समस्याएं हो सकती थीं। यहां तक कि सांस लेने में परेशानी और नींद न आने जैसी समस्याएं भी हो सकती थीं। तभी सड़क के किनारे खड़ी एक काली कार अचानक पागलों की तरह अपने सामने वाली कार को टक्कर मारने लगी। असल में काली कार की छत की दरारें तेजाबी बारिश के कारण इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि उनमें से पानी अंदर रिसने लगा था। वह कार बीच सड़क में फंसी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी तरह वहां से निकलने का रास्ता बनाना चाहती हो। उसके आगे वाली कार को भी मजबूर होकर दूसरी कार से टकराना पड़ा। कुछ ही पलों में गाड़ियों का पूरा समूह बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मैं कारों के अंदर बैठे लोगों को एक दूसरे पर चिल्लाते और गालियां देते हुए भी सुन सकता था। ये लोग पागल हो गए हैं। मैं वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं उनके पास जाकर इस स्थिति को रोक भी नहीं सकता था। इसलिए मैं तेजी से वहां से दूर जाने लगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरे पीछे से एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाज आने लगी। धमाका इतना तेज था कि मुझे भी रुकना पड़ा। तेज अभी बारिश के बीच कारों की टक्कर के कारण विस्फोट हो गया था। कुछ देर पहले जिन कारों से टकराने के कारण चिंगारियां निकली थीं, वे सभी एक पल में पूरी तरह नष्ट हो गईं। पास खड़ी कई दूसरी कारें भी इसकी चपेट में आ गईं। टूटे हुए कार के शीशे तेज अभी बारिश में गिरते ही धीरे धीरे गलने लगे। चारों तरफ लोगों की चीखें और कारों के अलार्म की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने सन मां का फोन निकाला और अपनी सुरक्षा पोशाक के अंदर से पीछे हुए विस्फोट की कुछ तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद मैंने तुरंत एक वीडियो बनाकर उसके साथ एक चेतावनी लिखी और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इस विस्फोट की घटना को देखकर ऐसा लगता है कि तेजाबी बारिश सिर्फ संक्षारक ही नहीं है, बल्कि यह ज्वलनशील पदार्थों या धातु के पाउडर के साथ प्रतिक्रिया करके विस्फोट और आग भी पैदा कर सकती है। सभी लोग सावधान रहें। बेहतर होगा कि घर से बाहर न निकलें। पिछले जन्म में ऐसी घटनाओं से होने वाले विस्फोट और आग हर जगह देखने को मिलते थे। इन कुछ दिनों में मुख्य सड़कों पर यातायात एक के बाद एक पूरी तरह ठप हो गया था। यहां तक कि सरकार द्वारा भेजी गई राहत और बचाव टीम भी इस आपदा से नहीं बच पाई थी। मेरे वीडियो पोस्ट करने के बाद निस्वार्थ उद्धारकर्ता टाइटल का ट्रिगर लगातार सक्रिय होने लगा। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही मुझे सैकड़ों हीलिंग पोषण मिल चुके थे। इसका असर इतना अच्छा था कि सिस्टम की सूचनाएं लगातार आने लगीं। आखिरकार मैंने कुछ समय के लिए सिस्टम की सूचनाओं को ब्लॉक कर दिया। मुझे याद था कि पूरी तरह से नेटवर्क बंद होने में अभी 10 दिन बाकी थे। सबसे पहले पानी और बिजली की सप्लाई बंद होगी और अंत में इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल भी पूरी तरह बंद हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इन कुछ दिनों में मैं लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी जानकारी पोस्ट कर सकता हूं। इसके बाद मैंने कुछ और संदेश पोस्ट किए। एक संदेश में मैंने बताया कि तेजाबी बारिश के कारण चीजों के गलने के बाद निकलने वाला सफेद धुआं जहरीला हो सकता है। दूसरे संदेश में मैंने लोगों को बताया कि रेनकोट कुछ हद तक त्वचा की रक्षा कर सकता है। यहां तक कि एक साधारण रेनकोट भी कुछ समय तक तेजाबी बारिश को त्वचा तक पहुंचने से रोक सकता है। एक और संदेश में मैंने सिर्फ अनुमान लगाया कि क्या तेजाबी बारिश के कारण किसी तरह की संक्रामक बीमारी फैल सकती है। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरी पहचान सामने आ जाएगी, क्योंकि यह सन मां का फोन था। यहां तक कि उस वीडियो अकाउंट को भी उसने अभी अभी बनाया था। उसका नाम सन आंटी रखा गया था। लेकिन मुझे यही बिल्कुल नहीं पता था कि जैसे ही मेरा वीडियो पोस्ट हुआ, उसने ड्रैगन किंगडम के उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया, सभी राहत और बचाव वाहनों को आगरोधी वाहनों में बदल दिया जाए। बचाव अभियान के दौरान हथियारों और गोलियों के इस्तेमाल से बचा जाए और सभी बचाव कर्मियों को सुरक्षा मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। ड्रैगन किंगडम के आपातकालीन प्रबंधन विभाग में झो वानशान ने बिना किसी हिचकिचाहट के फैसला लिया। मंत्री झो, अभी तक रासायनिक परीक्षण के परिणाम नहीं आए हैं। क्या हमें थोड़ा और इंतजार नहीं करना चाहिए? पास खड़े एक कर्मचारी ने भी सनांटी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को कई बार देखा था। नियमों के अनुसार उन्हें पहले बारिश के पानी की संरचना का विश्लेषण करना था और उसके बाद ही उचित कदम उठाने थे। नहीं, हर फैसले में लोगों की जान की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, अभी, तुरंत। झो वानशान ने जवाब दिया, ये कोई सामान्य आपदा नहीं है। यही पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली एक रहस्यमयी वैश्विक आपदा है। इस समय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन किंगडम के लोगों की जान बचाना है। जी। और इसी समय आखिरकार मैंने अपने फोन की लोकेशन का इस्तेमाल करके सन आंटी के बेटे झांगबिन को ढूंढ लिया। तुम ही झांगबिन हो।
मैंने अपने सामने कांप रहे उस आदमी को देखा। उसके चेहरे और शरीर के खुले हुए हिस्सों की त्वचा पर तेजाबी बारिश के कारण कई जगह गहरे घाव हो चुके थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दी। मेरी माँ मुझे लेने आई है ना? वह कहाँ है? जल्दी से मुझे कार में बैठाकर अस्पताल ले चलो। मुझे अस्पताल जाना है। मैंने उसकी ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। कार यहां तक नहीं आ सकती। नहीं, झांगबिन ने तुरंत घबराकर कहा। मेरी माँ उस अमीर परिवार को जानती है ना? उनके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। उनसे कहो कि वे किसी तरह मुझे अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करें। झांगबिन की आवाज रोने जैसी हो गई। वह आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक जानी पहचानी परछाई ने झांगबिन का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। मेरे सामने अचानक लियू रुहुआ को देखकर मुझे तुरंत अपना पिछला जन्म याद आ गया। वही मॉल, वही लियू रुहुआ। पिछले जन्म में भी उसे यहीं लोगों द्वारा परेशान किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग बिन भी इसी मॉल में होगा। हम तुम ठीक तो हो? लियू रुहुआ मेरी तरफ मुड़ी। मेरे सामने खड़े मुझे देखकर उसके मन में अचानक कई तरह की उलझी हुई भावनाएं पैदा हो गईं। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैंने सच ही कहा था। लेकिन लियू रुहुआ को मेरी यह बात गुस्से में कही गई बात लगी। इसने एसिड रेन में भीग लिया है। पता नहीं इसे कौन सी संक्रामक बीमारी हो जाए। तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। लियू रुहुआ खुद भी नहीं जानती थी कि वह इस मॉल में क्यों आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां सच में उसकी मुलाकात मुझसे हो जाएगी। लगता है मैं भी पिछले जन्म की तरह उसी मॉल में आ गया था। तुम्हारी बात खत्म हो गई। मैंने साफ तौर पर लियू रुहुआ की बातों की कोई परवाह नहीं की। अभी हालात बेहद खास हैं, इसलिए कुछ बातों के लिए मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें शेंगशी गार्डन वापस ले जा सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में तुरंत सतर्कता पैदा हो गई। उसे कैसे पता कि मैं शेंगशी गार्डन से आया हूं? चेन छिन और श्यू दायो का घर शेंगशी गार्डन के विला इलाके में था। हम लोग बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने अपना घर वहीं किराए पर लिया है। आज जियानगुओ ने तुम्हें वहां देखा था। क्या संयोग है ना? लियू रुहुआ के झूठ बोलने का अंदाज भी बिल्कुल पिछले जन्म जैसा ही था। जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मेरा तुम्हें मारने का मन न कर जाए। अभी भी गुस्सा हो? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रह सकती हो? तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। उसी समय पता नहीं कब झुआंग जियानगुओ हॉल में आ चुका था। रुहुआ, तुम क्या कर रही हो? जुआंग जानगुओ ने कभी नहीं सोचा था कि लियू रुहुआ बहाना बनाकर यहां से जाने के बजाय मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने शाम को ही आसपास के एक सामान जमा करने वाले गोदाम को व्यवस्थित किया था। दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी कही हुई हर एक बात मेरी पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता की वजह से मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो तुम यहां उसी के लिए आई हो? क्या तुम भूल गई कि हमने पहले क्या तय किया था? मैं यहां उसी को ढूंढने के लिए आई हूं। क्या तुम नहीं जानते कि ऐसा क्यों है? तुम कहना चाहती हो कि झुआंग जियानगुओ को भी अचानक कुछ याद आया। लियू रुहुआ ने दूर मेरी तरफ देखा, जो उनकी ओर पीठ करके खड़ा था। फिर निश्चिंत होकर अपनी बात जारी रखी। वे कुछ गोदाम हमने जितना हो सके उतना छिपा कर रखे हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा सामान है। आखिरकार यह कोई लंबे समय तक चलने वाला समाधान नहीं है। झेन नानरेन 2 दिन बाद स्पेस एबिलिटी जागृत करने वाला है। अगर वह हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गया तो? झुआंग जियानगुओ ने पूछा। लेकिन अगर वह तैयार नहीं हुआ तो किसी भी तरह उसे तैयार करवाना होगा। ये मत भूलो, उसे सबसे अच्छी तरह हम ही जानते हैं। लियू रुहुआ की बात सुनकर झुआंग जियानगुओ को थोड़ी राहत मिली। इसके बाद दोनों ने कुछ और बातें की। फिर लियू रुहुआ वापस मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, जियानगुओ ने कहा कि हमारी कार बाहर खड़ी है। मैं तुम्हें वापस ले चलती हूँ। साथ ही तुम्हारी माँ से भी मिल लूंगी। सुना है तुम्हारी माँ गर्भवती हैं। बाहर का माहौल सुरक्षित नहीं है। अगर कोई परेशानी हुई तो हम कुछ लड़कियां मिलकर उनकी देखभाल भी कर सकती हैं। लियू रुहुआ को पूरा विश्वास था कि मेरी बात सुनकर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। तुम्हें क्या लगता है, अगर यहां मौजूद इन लोगों को पता चल गया कि तुम लोगों के पास बाहर निकलने के लिए कार है, तो क्या कोई तुमसे लिफ्ट मांगने की कोशिश नहीं करेगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मॉल में मौजूद सभी लोग यहां अपनी जान बचाने के लिए शरण लेने आए थे। उनमें से काफी लोग घायल भी थे। वे सभी जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचना चाहते थे, लेकिन अंडरग्राउंड पार्किंग के एंट्री और एग्जिट रास्ते पहले ही पूरी तरह जाम हो चुके थे, और राहत दल भी अभी यहां तक नहीं पहुंच पाया था। अगर लोगों को पता चल गया कि किसी के पास यहां से निकलने के लिए कार मौजूद है, तो मुझे डर है कि लियू रुहुआ और झुआंग जियानगुओ का यहां से सुरक्षित निकलना मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार इंसान के अंदर जीने की इच्छा को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तुम अभी भी उतने ही जिद्दी हो।
लियू रुहुआ ने सिर हिलाते हुए कहा, उम्मीद है कि भविष्य में कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत न पड़े। बस तुम। मेरी आंखों में साफ तौर पर तिरस्कार था। चिंता मत करो, तुम जब भी आना चाहो, मैं और रुहुआ तुम्हारा स्वागत करेंगे। शेंगशी गार्डन, नंबर 32। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झुआंग जियानगुओ धीरे धीरे मेरी तरफ आया। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है। इन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे से बढ़कर आत्मविश्वास था। पिछले जन्म में मैं सच में इन लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ गया था, लेकिन अब मैंने उन्हें बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा दिया था। इसलिए अचानक मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा? तुम लोगों के पास यहां से जाने के लिए कार है? और कार में कुछ और लोग भी बैठ सकते हैं? जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। मेरे इतना कहते ही आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें तुरंत उन तीनों पर टिक गईं। क्या तुम्हारे पास सच में गाड़ी है? मेरे बच्चे को चोट लगी है, क्या तुम उसे पहले अस्पताल ले जा सकते हो? मेरी पत्नी की हालत भी खराब है, वह दर्द से बुरी तरह परेशान है। हमें भी पहले यहां से ले चलो। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, जितने चाहो उतने पैसे दूंगा, बस मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। लोगों की भीड़ ने जब लियूरू हुआ और झुआंग जियानगुओं को चारों तरफ से घेर लिया, तो दोनों के चेहरे अचानक बदल गए। मैंने कहा था ना, यह आदमी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, झुआंग जियानगुओं ने दांत पीसते हुए कहा। मैं उस समय भीड़ से बाहर खड़ा होकर पूरे तमाशे का मजा ले रहा था। यहां तक कि मैंने उनकी तरफ अपना बीच वाला उंगली भी सीधा करके दिखा दिया। अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। लियूरू हुआ ने भी नहीं सोचा था कि मैं सच में ऐसी चाल चलूंगा। उसने मेरी तरफ गहराई से देखा और फिर झुआंग जियानगुओं को अपने साथ लेकर तेजी से भीड़ के बीच से निकल गई। मुझे अस्पताल जाना है, मुझे अस्पताल जाना है। झांग बिन शायद डर के कारण अपना मानसिक संतुलन लगभग खो चुका था। वह अभी तक लगातार यही बात दोहरा रहा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह सदमे में हो। मैंने गहरी सांस ली। झांग बिन शायद अब बचने वाला नहीं था। उसके शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा तेजाब वाली बारिश से बुरी तरह झुलस चुका था, खासकर उसके चेहरे का ऊपरी आधा हिस्सा, जो सिर के तंत्रिका केंद्र के सबसे करीब था। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार कमजोर रहेगा और उसे तेज बुखार भी रहेगा। जब तेजाब वाली बारिश खत्म होने के बाद उसके शरीर की मृत्यु की अवस्था शुरू होगी, तब वायरस उसके पूरे शरीर को नियंत्रित कर लेगा और उसके बाद वह दोबारा जागेगा, लेकिन इस बार एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों पर हमला करने वाले एक जॉम्बी के रूप में। फिर भी मैंने झांग बिन को शूदा योंग के घर वापस ले जाने का फैसला किया। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, बस मेरे पीछे पीछे चलो। लोगों का ध्यान भटकने का फायदा उठाकर मैं झांग बिन को लेकर मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग में चला गया। अंडरग्राउंड पार्किंग के दोनों प्रवेश और निकास रास्ते भले ही गाड़ियों से पूरी तरह बंद थे, लेकिन उनके बीच से पैदल निकलना मुश्किल नहीं था। मैंने झांग बिन को भी वैसा ही रेनकोट और सुरक्षा सूट दे दिया जैसा मैंने खुद पहन रखा था। मुझे इसे पहनने की क्या जरूरत है? मेरी माँ ने कहा था कि कोई गाड़ी लेकर मुझे लेने आएगा। झांग बिन थोड़ा नाराज था, लेकिन फिर भी उसने वह सुरक्षा सूट पहन लिया। बाहर जाकर खुद समझ जाओगे, यहाँ गाड़ी अंदर आ ही नहीं सकती। अगर तुम्हें यहां से निकलना है तो तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना होगा। मुझे थोड़ा शक था कि क्या झांग बिन बाकी का रास्ता पैदल तय कर पाएगा, और मेरी चिंता बेवजह नहीं थी। काफी मुश्किल से हम दोनों पार्किंग से बाहर निकले ही थे कि थोड़ी दूर चलने के बाद झांग बिन ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। बाहर अब भी तेजाब वाली बारिश मूसलाधार तरीके से हो रही थी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे गिरी हुई कुछ दो पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर पड़ी और मैं तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया। होस्ट का पहला एडवेंचर 120 मिनट पूरे कर चुका है। मिशन का इनाम जारी कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश के बीच सुरक्षा मास्क के अंदर ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहली क्षमता चुनने वाला कार्ड आखिरकार मुझे मिल गया। उधर शूदायोंग के घर में चेन छिंग एक तरफ मोबाइल चला रही थी और दूसरी तरफ उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बाहर इतनी खतरनाक स्थिति है, आखिर मैंने उसे इतनी खतरनाक जगह पर जाने क्यों दिया? इतनी मुश्किल से मैं उससे सामान्य तरीके से बात कर पा रही थी, यहां तक कि मैं उसके साथ रहने के लिए यहां आने को भी तैयार हो गई थी। फिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? छिंग छिंग, अब रोना बंद करो। वह बच्चा काफी समझदार है, उसे कुछ नहीं होगा। शूदा योंग हमेशा से चेन छिंग की सबसे ज्यादा परवाह करता था। इस समय उसे भी बेहद अफसोस हो रहा था कि उसने मुझे उसके साथ जाने की अनुमति क्यों दी। अगर मुझे सच में कुछ हो जाता तो चेन छिंग उसे कभी माफ नहीं करती। वह वापस आ गया। वह तो उसी की ऑफ रोड गाड़ी है। शू लिंग लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। भले ही
उसके और मेरे बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन वह भी नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो। जैसे ही उसने उस ऑफ रोड गाड़ी को देखा, उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। सन हुईजुआन ने जैसे ही झांग बिन को देखा, माँ और बेटे दोनों की आंखों से आंसू निकल पड़े। घर के अंदर मौजूद लोगों को देखते ही झांग बिन अचानक शू दा योंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। शू अंकल, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हैं। झांग बिन की बात सुनकर शू दा योंग के चेहरे पर अजीब सी परेशानी आ गई। आखिर झांग बिन को बचाया तो मैंने था, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। मैं उस समय चेन छिंग की जांच करवा रहा था। ये सब सुनकर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ 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 बेटे, जल्दी से अपने शू अंकल को ठीक से धन्यवाद दो। आगे चलकर अगर तुम इस शहर में रहोगे तो तुम्हारे शू अंकल तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सन माँ ने भी एक तरफ से उसकी बात का समर्थन किया। सन माँ, आपके बेटे को बचाने वाला मेरा छोटा भाई है, मेरे पिता ने तो कुछ भी नहीं किया। शूलिंग अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे इस बात का पछतावा होने लगा था कि उसने मुझे इतना बड़ा जोखिम उठाने क्यों दिया। झांग बिन जैसा इंसान वही था जिसे वह और उसके दोस्त सबसे ज्यादा नीची नजर से देखते थे। शूलिंग सही कह रही है, लेकिन आखिरकार फैसला लेने वाला आपका पिता ही था। अगर शू बॉस ने उस समय जाने की अनुमति नहीं दी होती तो कौन मुझे बचाने जाता। ये कहते हुए झांग बिन की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। सन माँ, आप लोग पहले आराम करने जाइए, आज यहां आपको और किसी काम की जरूरत नहीं है। चेन छिंग थोड़ी नाराज थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि सन माँ अपने बेटे को यहां लाकर उसके परिवार से संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं पहले पूरे साल में मुश्किल से 2 बार यहां आ जाता था। सन माँ ने भी कभी अपने बेटे को लेकर इतनी चिंता नहीं दिखाई थी। अब वह अपने बेटे को बचाने के बहाने एक एहसान जताने वाला इंसान यहां लेकर आई थी। चैन छिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस तेजाब वाली बारिश के खत्म होते ही वह सन माँ को नौकरी से निकाल देगी। सन हुईजुआन घर के पीछे बने हिस्से में रहती थी। अभी उसे अपने बेटे के घावों पर पट्टी बांधनी थी और उसका इलाज करना था। चेन छिंग की बात सुनते ही वह तुरंत दवाइयों का बॉक्स उठाकर झांग बिन को साथ लेकर वहां से चली गई। काश मुझे पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं आर्यन को इतना बड़ा जोखिम उठाने ही नहीं देती। सन मां के जाने के बाद चेन छिंग ने पछतावे के साथ कहा। शू दा योंग ने भी सिर हिलाया। वह लड़का अभी कितना छोटा है, लेकिन इतनी कम उम्र में ही बातों को घुमा फिराकर अपना फायदा उठाना जानता है। लगता है वह भरोसे के लायक इंसान नहीं है। मैं आराम करने जा रहा हूं। मुझे इन लोगों के बीच बैठकर इन सब बातों पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पास खुद करने के लिए बहुत सारे काम थे। शू लिंग मुझे एक कमरे में लेकर गई। कमरे में पहुंचते ही मेरे होंठ अनायास सिकुड़ गए। चेन पिंग ने मेरे कमरे को पूरी तरह से दोबारा सजवा दिया था। कमरे की सजावट बेहद शानदार थी। यहां तक कि कमरे में मेरी और मेरी नानी की बचपन की एक साथ वाली तस्वीर भी रखी हुई थी। आज के लिए धन्यवाद, शू लिंग ने बस इतना कहा। फिर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। मैं आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और आज सिस्टम से मिले इनामों की जांच करना शुरू कर दी। सबसे पहले था पहली क्षमता चुनने वाला कार्ड। जैसे ही मैंने उसे खोला, सिस्टम ने मुझे इसकी जानकारी देना शुरू कर दिया। पहली क्षमता चुनने वाला कार्ड इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्ति को सीधे एक क्षमता वाले व्यक्ति में बदल देगा। इसके अलावा इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति 12 अलग-अलग क्षमताओं में से किसी एक को चुन सकता है और उसे अपनी जान बचाने वाली क्षमता के रूप में प्राप्त कर सकता है। पहली क्षमता वाला कार्ड इस्तेमाल करने के बाद यह इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की भविष्य में जागृत होने वाली मूल क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद शरीर पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में वापस आ जाएगा। पिछले जन्म में लियूरू हुआ के लिए घायल होने के कारण मैंने यह पहली क्षमता वाला कार्ड उसे दे दिया था। तेजाब वाली बारिश के दूसरे दिन सुबह ही लियूरू हुआ में बिजली वाली क्षमता जागृत हो गई थी। बिजली वाली क्षमता एक दुर्लभ प्रकार की क्षमता थी और इसकी विनाशकारी शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से बहुत से लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे और उसे स्वर्ग की चहेती बेटी तक कहा जाने लगा था। अपनी चीज आखिरकार खुद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने पहली क्षमता वाला कार्ड खुद पर इस्तेमाल कर लिया। जब क्षमता चुनने की बारी आई तो मैंने लंबे समय से मन में रखी हुई अग्नि तत्व की क्षमता चुनी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों बाद मेरे अंदर गति वाली क्षमता भी जागृत होने वाली थी। अगर मुझे इन दोनों क्षमताओं को एक दूसरे का पूरक बनाना था तो मेरे हिसाब से अग्नि वाली क्षमता और गति वाली क्षमता सबसे अच्छा संयोजन थी। पहली क्षमता वाला कार्ड सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ। क्षमता का चयन सफल हुआ। क्षमता का चयन सफल होते ही
मेरी उंगलियों के सिरे पर एक छोटी सी आग की लपट सफलतापूर्वक जल उठी। अब मैं एक अग्नि क्षमता वाला व्यक्ति बन चुका था। दिन भर की सारी थकान अचानक गायब हो गई। क्षमता वाला व्यक्ति बनने के बाद मेरे शरीर की ताकत और बाकी शारीरिक क्षमताओं में भी बदलाव आ गया। मुझे बस इतना महसूस हो रहा था कि इस समय मेरे पूरे शरीर में इस्तेमाल न होने वाली अपार ऊर्जा भरी हुई है। झुआंग जियानगुओं की बात याद करते हुए मैंने पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया, शेंगशी गार्डन की जांच करने के लिए। झांग बिन को बचाने जाते समय मैंने बीच बीच में पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता का इस्तेमाल 1 घंटे से ज्यादा समय तक किया था। इस क्षमता का इस्तेमाल करने की कुल अवधि 3 घंटे थी। सिस्टम पैनल पर अब भी 1 घंटा 20 मिनट बाकी दिख रहा था। इतना समय काफी था। मैंने पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता को सक्रिय कर दिया। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होने वाली हलचल तक मैं सुन सकता था। तुम लोग मिल गए। कुछ मिनट बाद मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसी समय शेंगशी गार्डन विला क्षेत्र के अंदर ल्यूरू हुआ, झाओ दहाई और कुछ अन्य लोग आपस में किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। रेंग शुआंग शुआंग 9 दिन बाद पानी वाली क्षमता जागृत करेगी। मैंने पहले ही जियांग हुआई को उससे संपर्क करने के लिए भेज दिया है। ये आवाज झाओ दहाई की थी। रेंग शुआंग शुआंग। मेरे मन में लंबे समय से घूम रहा सवाल आखिरकार हल हो गया। ऐसा लग रहा था कि रेंग शुआंग शुआंग का पुनर्जन्म नहीं हुआ था। तभी तो मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा था। पिछले जन्म में रेंग शुआंग शुआंग हमेशा मुझसे जुबान से आभार जताती रहती थी और बार बार यह बात कहती थी कि मैंने उसे ज़ॉम्बीज़ के मुंह से बचाकर उसकी जान बचाई थी। मैं हमेशा सोचता रहा कि वह सच में मेरी आभारी है, लेकिन असल में वह मुझसे नफरत करती थी। रेंग शुआंग शुआंग ने अपने बच्चे की मौत का पूरा दोष मेरे सिर पर डाल दिया था। लेकिन इस जन्म में ल्यूरू हुआ और उसके बाकी साथियों को शायद निराशा ही हाथ लगने वाली थी। उन सभी की तरह रेंग शुआंग शुआंग भी किसी प्रतिभाशाली पानी वाली क्षमता की मालिक नहीं थी। ये सब मेरे सिस्टम की वजह से था। मैंने अपने विचारों को समेटा। तभी झाओ दहाई की आवाज फिर सुनाई दी। अब बस एक उपयुक्त स्पेस क्षमता वाले व्यक्ति की कमी है। शेंगशी गार्डन हमारी सबसे महत्वपूर्ण भंडारण जगह है। इन कुछ दिनों में तुम और मैं दोनों इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। देखना कि कहीं किसी व्यक्ति में स्पेस क्षमता जागृत तो नहीं हो रही। और जियानगुओं ने जिस बात का जिक्र किया था उसके बारे में भी। झाओ दहाई की बात सुनने के बाद अब मैं भी समझ गया था। शेंगशी गार्डन की विला की न्यूज़ता बहुत ज्यादा थी और जगह भी काफी बड़ी थी। शायद इसी वजह से उन्होंने इस जगह को चुना था। दीदी जल्दी से मोबाइल देखो, कितने सारे लोग मर गए हैं। एक आवाज सुनाई दी। मैं आवाज पहचान सकता था। ये लियूरू हुआ की छोटी बहन लियूरू यान की आवाज थी। लियूरू यान के आते ही झाओ दाहाई और बाकी दोनों ने अपनी बातचीत बंद कर दी। मेरा भी अब आगे सुनने का कोई मन नहीं था, इसलिए मैंने सीधे सिस्टम का पैनल खोल लिया। पहला मिशन पूरा होने के बाद सिस्टम ने कई सारे नए फीचर्स अनलॉक कर दिए थे। एक्सपीरियंस पॉइंट्स और सिस्टम इनामों के अलावा इसमें एक और फीचर था, टीममेट फीचर। यह फीचर न सिर्फ मेरे अनुभव अंक बढ़ाने में मदद कर सकता था, बल्कि इससे मैं अपने टीममेट्स की स्थिति और जानकारी भी देख सकता था। पिछले जन्म में मैंने इन्हीं स्टेटस जानकारियों का इस्तेमाल करके ल्यूरू हुआ और उसके बाकी साथियों की क्षमताओं का स्तर सबसे अच्छे तरीके से संतुलित किया था। मेरा इस जन्म में दोबारा इस फीचर का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरे सामने मौजूद टीममेट फीचर का पैनल पिछले जन्म से थोड़ा अलग था। फ्रेंडशिप लेवल। टीममेट फीचर में एक नया विकल्प जुड़ गया था, फ्रेंडशिप लेवल की संख्या। होस्ट फ्रेंडशिप लेवल के आधार पर टीममेट्स को मैनेज या डिलीट कर सकता है। इसका मतलब था कि सिस्टम न सिर्फ मुझे मेरे असली टीममेट्स की पहचान करने में मदद कर सकता था, बल्कि जरूरत पड़ने पर मैं किसी के साथ टीममेट का रिश्ता कभी भी खत्म कर सकता था। पिछले जन्म में ये दोनों फीचर्स मौजूद नहीं थे। टीममेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह था कि मैं उनके साथ अनुभव साझा कर सकता था, और अगर मैंने किसी को गलत तरीके से चुन भी लिया तो उसे बदलने का मौका मौजूद था। शायद इसे एक बार आजमाया जा सकता है। मैंने इस नए टीममेट फीचर को आजमाने का फैसला किया। सिस्टम मेरे आसपास मौजूद लोगों को टीममेट के रूप में बांध सकता था। मैंने टीममेट फीचर खोला। उसमें मुझे चेन छिंग और बाकी कुछ और लोगों के नाम दिखाई दिए। मैंने कुछ देर सोचा। आखिरकार मैंने शूलिंग को चुना। मुझे याद था कि पिछले जन्म में शेल्टर कैंप के अंदर शूलिंग भले ही पूरी तरह निराश और हताश हो गई थी, लेकिन उसने आखिरकार एक बेहद खास क्षमता भी जागृत कर ली थी। अगर शूलिंग ज़ॉम्बीज़ को मार सकती है तो मैं उसके साथ अनुभव अंक साझा कर सकता हूं, और अगर भविष्य में हमारी राहें अलग भी हो जाएं, तो टीममेट को कभी भी डिलीट किया जा सकता था। इसके बाद मैंने फिर से स्टोरेज बॉक्स खोला।
ये विशेष रूप से सिस्टम से मिलने वाले इनामों को रखने के लिए था। लेकिन जिस चीज ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया वह थी उसमें मौजूद हीलिंग पोषण की संख्या। ये संख्या अब 10,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। 26,529 बोतलें। पिछले जन्म में मैंने सर्वनाश की दुनिया में पूरे 5 साल बिताए थे, लेकिन मैंने एक साथ इतनी सारी हीलिंग पोषण कभी नहीं देखी थी। और मेरे द्वारा सनी के नाम से पोस्ट किए गए वीडियो लगातार फैल रहे थे। इस वजह से स्टोरेज बॉक्स में मौजूद हीलिंग पोषण की संख्या भी समय समय पर कुछ बोतलों से बढ़ती जा रही थी। लगता है कि इंटरनेट पूरी तरह बंद होने से पहले का समय इन पोषण को हासिल करने का सबसे अच्छा मौका था। मैं पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता को बंद करने ही वाला था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। बिल्कुल, क्या तुमने आज नहीं देखा कि शुदायोंग कितना सारा सोना लेकर आया था? ये घर में काम करने वाली सन माँ की आवाज थी। माँ, क्या तुम्हें पता है कि आज कितने लोग मरे हैं? कुछ सेकंड बाद झांग बिन की आवाज सुनाई दी। मैंने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये झांग बिन, इसकी आवाज बिल्कुल भी उस बेवकूफ और डरे सहमे इंसान जैसी नहीं लग रही थी जिससे मैं कुछ समय पहले मिला था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बदल गया हो। काफी लोग मरे होंगे। माँ ने वीडियो और खबरें देखी हैं। अच्छा हुआ मेरा बेटा किस्मत वाला निकला। बड़ी मुसीबत से बच गया तो आगे जरूर अच्छी किस्मत मिलेगी। सन हुई जुआन खुशी से हंस पड़ी। झांग बिन ने एक बड़ा गिलास पानी पिया और फिर कहा, जब यह बारिश रुक जाएगी तो जो लोग मर चुके हैं, क्या वे वैसे ही नहीं मर गए होंगे? अगर बाद में जांच भी हुई तो इसका दोष सिर्फ भगवान के ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल, इसकी जांच भी कैसे होगी? आखिरकार यह प्राकृतिक आपदा और इंसानी हादसे का मामला ही तो है। सन हुईजुआन को पहले समझ नहीं आया कि झांगबिन ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बेटे के उस आधे चेहरे पर पड़ी जो सल्फ्यूरिक एसिड जैसी तेजाब वाली बारिश से बुरी तरह जल चुका था। उसके चेहरे पर एक दबे हुए बेहद खतरनाक भाव वाली मुस्कान उभर आई। हाँ, प्राकृतिक आपदा और इंसानी हादसा, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर यह पूरा परिवार ही मर जाए तो? झांग बिन ने आखिरकार अपनी असली बात कह दी। मुझे कुछ देर तक अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दी। शायद सन हुईजुआन ने झांग बिन का मुंह दबा दिया था, लेकिन अगले ही पल सन हुईजुआन की आवाज फिर सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरे घर के अंदर और बाहर कैमरे लगे हुए हैं, और अगर किसी को पता चल गया तो? माँ, बिजली चली जाएगी तो सारे कैमरे बंद हो जाएंगे। जब वे सब मर जाएंगे तो उन्हें मछलियों के बीच फेंक देना। गारंटी है कि उनकी उंगलियों के निशान तक नहीं बचेंगे। फिर कौन पता लगाएगा? माँ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी परेशानी के बिताए? लेकिन वे लोग बहुत ज्यादा हैं। शूलिंग और शूदा योंग दोनों भी काफी ताकतवर और बड़े शरीर वाले हैं। सन हुईजुआन की आवाज से लग रहा था कि वह धीरे धीरे झांगबिन की बातों से प्रभावित हो रही थी। तुम इस घर की नौकरानी हो, कल खाने में थोड़ी दवा मिला देना, कौन तुम पर शक करेगा? लेकिन बारिश रुकने तक बिल्कुल इंतजार मत करना, उस समय मामला संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। झांग बिन की बात यहीं आकर अचानक रुक गई। असल में पांचों इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता का इस्तेमाल 3 घंटे पूरा हो चुका था और अब वह कूल डाउन में चली गई थी। ये झांग बिन, अब तो यह और भी दिलचस्प हो गया था। मेरी आंखों में उत्साह की चमक आ गई। कल, मुझे पहली बार कल का बेसब्री से इंतजार होने लगा था। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। अगली सुबह मैं 6 बजे से भी पहले उठ गया। मैंने देखा कि खिड़की की चौखट तक पर जंग और क्षरण के निशान पड़ चुके थे। घर के बाहर की सफेद दीवार अब धूसर रंग की हो चुकी थी और नक्काशीदार धातु की रेलिंग भी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी थी। सुबह सुबह सन हुई जुआन अभी रसोई में पूरे परिवार के लिए नाश्ता तैयार करने गई ही थी कि उसके पीछे से अचानक एक आवाज आई। शायद अपराध बोध की वजह से उसके हाथ में पकड़ा चीनी मिट्टी का चम्मच पटाख से फर्श पर गिरकर टूट गया। उसके पीछे मैं खड़ा था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसे देख रहा था। सुबह सुबह सन हुई जुआन ने अपना सीना पकड़ लिया। चेन छिंग के गर्भवती होने के बाद वह देर से उठती थी। शू दायोंग भी ज्यादातर उसके साथ ही नीचे आता था, और शू लिंग तो सोने की इतनी शौकीन थी कि उसे जगाना ही मुश्किल था। वह तो लगभग चेन छिंग के इस सौतेले बेटे को भूल ही गई थी। ये सच में इतने सुबह कैसे उठ गए? अभी तो बहुत सुबह है। क्या मिस्टर चेन नाश्ता करेंगे? सन हुई जुआन ने अपराध बोध छिपाते हुए सिर झुकाया और टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े उठाने लगी। फिर उसने सहजता से पूछा, मैंने सुना है कि मैडम, आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे आपका बेटा ठीक है ना? हथियार ठीक ठीक है। जैसे ही झांग बिन का नाम आया, सन हुईजुआन और भी घबरा गई, लेकिन उसने ऊपर देखा। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे लगा कि शायद वह बेवजह डर रही है। अच्छा,
ये सुनकर खुशी हुई। मैंने और कुछ नहीं कहा। फ्रिज से दूध की एक बोतल निकाली और लिविंग रूम की ओर चला गया। तभी सन हुई जुआन ने राहत की सांस ली। शू लिंग नीचे आई तो उसने देखा कि मैं बेहद अच्छे मूड में टैबलेट से कुछ कर रहा था। लिविंग रूम में नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। बस बाहर की दुनिया में अभी भी तेजाब जैसी बारिश कहर बरपा रही थी। तुम्हारे पास अभी भी टीवी सीरीज डाउनलोड करने का मूड है? शू लिंग लगभग पूरी रात सोई नहीं थी। उसके बहुत सारे दोस्त और भाई जैसे करीबी साथी थे। कल रात तेजाबी बारिश की वजह से उसके कई दोस्तों से संपर्क टूट गया था और उनमें से कुछ तो मर भी चुके थे। हम डाउनलोड करके रख रहा हूं, बाद में आराम से देखूंगा। मैंने सिर उठाए बिना जवाब दिया। तुम्हारे दोस्त वे सब ठीक हैं? शू लिंग ने चिंता से पूछा। शायद। असल में मुझे कल रात ही चेंगछुआंग और लिन शियाओचियांग दोनों के वीडियो मिल चुके थे। वे दोनों बेहद घबराए हुए थे, लेकिन साथ ही इस बात से राहत महसूस कर रहे थे कि अगर मेरी वजह से उन्हें पहले चेतावनी नहीं मिली होती तो उनका भी बुरा हाल हो जाता। जब उन्होंने देखा कि मैं भी घर पर सुरक्षित था, तभी दोनों ने राहत की सांस ली और वीडियो कॉल बंद कर दी। हम तुम्हारे स्वभाव को देखकर तो लगता है कि तुम्हारे वैसे भी ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। शू लिंग ने इतना कहा ही था कि उसके सिर पर मेरी तरफ से एक हल्की सी चपत पड़ी। अपने छोटे भाई से ऐसे बात करते हैं क्या? शू दायोंग की हालत देखकर लग रहा था कि वह भी ठीक से सो नहीं पाया था। मिस्टर शू, मैडम, नाश्ता तैयार है। सन हुईजुआन काफी देर से लिविंग रूम की आवाजें सुन रही थी। उसके मन में थोड़ी दया जरूर थी, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और तैयार किया हुआ नाश्ता बाहर ले आई। सन माँ, आज का नाश्ता तो काफी शानदार है। चेन छिंग मेरे लिए उबले हुए अंडे छील रही थी। जी हाँ, मैडम गर्भवती है ना, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। सन हुईजुआन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुझे कटोरे में से एक चम्मच दलिया खाते हुए देखा और उसके दिल में छिपा डर थोड़ा कम हुआ। वैसे सनमा, ऊपर वाला खाली कमरा साफ कर देना। मैं आर एन के लिए एक स्टडी रूम तैयार करवाना चाहती हूँ। चेन छिंग ने आदेश दिया। जी मैडम। सन हुईजुआन भी यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे बस यही चिंता थी कि उसका बेटा वहां क्या कर रहा होगा और उसकी तैयारी कैसी चल रही होगी। सन हुईजुआन सफाई का सामान लेकर ऊपर चली तो गई, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी सफाई में नहीं लग रहा था। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक नीचे से बातचीत की आवाजें धीरे धीरे कम नहीं हो गईं। आखिरकार पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। तभी उसने नीचे जाकर हालात देखने का फैसला किया। सन हुईजुआन ने बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की दवा इस्तेमाल की थी। उसे नहीं पता था कि झांग बिन यह दवा कहां से लेकर आया था, लेकिन उसका असर वाकई बहुत तेज था। जब वह नीचे पहुंची तो उसने देखा कि पूरा परिवार सोफे पर बेहोशी की हालत में सो रहा था। नाश्ता भी पूरी तरह खाया जा चुका था। क्या हुआ? दरवाजे के बाहर गलियारे की तरफ से झांगबिन की बेचैन आवाज को सुनाई दी। सब सो गए हैं। सन हुईजुआन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा, खासकर जब उसने झांगबिन के हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी देखी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा उसका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। चेहरे पर बंधी पट्टी भी उसकी थोड़ी विकृत मुस्कान को छिपा नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। झांग बिन ने अपना मुंह फैलाकर एक भयावह मुस्कान दी और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी उठाकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। या फिर हम सामान लेकर यहां से चले जाएं? सन हुईजुआन ने झांग बिन का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन झांग बिन ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने इतनी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया कि सन हुईजुआन उसे रोक ही नहीं सकी। मार डालो, इन सबको मार डालो। आज के बाद यहां की हर चीज हमारी होगी। झांग बिन पीछे हटते हुए चाय की मेज से टकरा गया। गिलासों के टकराने की आवाज सुनकर वह अचानक रुक गया। उसने अपने लिए एक गिलास पानी डाला और बड़े बड़े घूंट भरकर पी गया। फिर उसकी नजर सीधे उन आंखों से जा टकराई जिनमें उसके लिए सिर्फ उपहास भरा हुआ था। पटाक! पानी का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। झांग बिन ने कुल्हाड़ी उठाकर मेरी खुली हुई आंखों की तरफ तान दी। तुम जाग कैसे गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं हंस पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी तो दलिया खाया था। सन हुईजुआन एक पल में घबरा गई। सनमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी इंसान निकलेंगी। चेन छिंग भी उठकर बैठ गई। इसके तुरंत बाद शू दायोंग और गुस्से से भरी शू लिंग भी खड़े हो गए। उनकी आंखें पूरी तरह साफ थीं। उनमें जरा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई दवा खाई हो। यह असंभव है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही तैयारी कर चुका होता। झांग बिन ने अचानक पीछे मुड़कर सन हुईजुआन को घूरा। क्या सन हुईजुआन ने सब कुछ खराब कर दिया?
मैंने सच में दवा डाली थी। मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया था। सन हुई जुआन लगभग रोने वाली हो गई। लेकिन इससे पहले कि बाकी लोग कुछ समझ पाते, झांगबिन ने कुल्हाड़ी उठाई और सीधे मेरी तरफ हमला कर दिया। सावधान! चेन छिंग ने बिना सोचे मेरी तरफ छलांग लगा दी। यहां तक कि उसने अचानक हुए हमले को रोकने के लिए अपना हाथ भी मेरे सामने कर दिया। लेकिन मैंने झांगबिन को अपने पास आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने झुककर कुल्हाड़ी के वार से खुद को बचाया और नीचे से ऊपर की तरफ एक जोरदार मुक्का झांगबिन के पहले से ही सड़े हुए चेहरे पर दे मारा। झांगबिन दर्द से चीख उठा। उसी समय मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। एक जोरदार कोहनी का वार सीधे उसके शरीर पर पड़ा और झांगबिन जमीन पर जा गिरा। झांगबिन को साफ सुनाई दिया कि उसकी हड्डी टूटने की आवाज आई थी। शू लिंग और शू दायोंग भी अब पूरी तरह संभल चुके थे। दोनों ने मिलकर हाथ पैर से झांगबिन को दबोच लिया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम ठीक हो? चेन छिंग को तो बस यही लग रहा था कि उसका बेटा कितना शानदार था, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो सनमा अभी कुछ देर पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, वह अब मेरी तरफ तेजी से दौड़ रही थी। मैं ठीक हूं। मैंने सन हुईजुआन और उसके बेटे को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सन हुईजुआन ने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, लेकिन पिछले जन्म में मैंने सिर्फ अपनी गति का इस्तेमाल करके जॉम्बीज को मारने की क्षमता हासिल की थी। इसलिए मेरे मुक्के हमेशा सीधे और घातक हुआ करते थे। सन हुईजुआन अपनी आस्तीन में छिपी हुई छुरी बाहर निकाल भी नहीं पाई थी कि मैंने एक हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। धड़ाम! मैंने उसका सिर सीधे दीवार से दबाकर चाय की मेज की तरफ दे मारा। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला और सन हुईजुआन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैं अपने बल को नियंत्रित कर रहा था। जहां तक संभव हो, मैं उन सभी घटनाओं के होने से पहले किसी की जान नहीं लेना चाहता था। मां, इस औरत को मैं जान से मार दूंगा! झांग बिन संघर्ष करते हुए चिल्लाया। अपना मुंह बंद रखो। शू लिंग आगे बढ़ी और झांग बिन को एक जोरदार लात मार दी। शू दायोंग पहले ही रस्सी ले आया था। पिता और बेटी दोनों ने मिलकर झांग बिन को अच्छी तरह से बांध दिया। चिंता मत करो, तुम्हारी मां अभी मरी नहीं है। मैंने सन हुईजुआन को नहीं मारा, क्योंकि अभी उसे जिंदा रखना मेरे लिए उपयोगी है। आरेन, तुम्हें मार्शल आर्ट भी आती है? शू लिंग की आंखें चमक उठीं। अभी मैंने जिस तरह कुछ ही सेकंड में झांग बिन को संभाल लिया था, उसे देखकर वह पूरी तरह दंग रह गई थी। थोड़ी बहुत। इन दोनों की वजह से अगर ऐसा नहीं होता, तो आज हम सबका काम तमाम हो जाता। शू दायोंग के चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। आज सुबह उसे और चेन छिंग को मेरी तरफ से एक संदेश मिला था। उस संदेश में मैंने बताया था कि सन हुईजुआन उन्हें दवा देकर नुकसान पहुंचाने वाली है। हालांकि दोनों को मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने मेरे साथ मिलकर एक नाटक करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी बात सच निकलेगी। पुलिस को बुलाओ। हाँ, हमें अभी तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। चेन छिंग ने अपना फोन उठाया और नंबर मिलाया, लेकिन फोन लगातार नेटवर्क की समस्या दिखा रहा था। तेजाबी बारिश अभी भी बंद नहीं हुई थी। बाहर तो बचाव दल खुद लोगों को बचाने में व्यस्त था। मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों तक हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, शू दयोंग ने कहा। फिलहाल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसे बंद करके रखना ही ठीक रहेगा। मैं नीचे बैठ गया और झांग बिन के बुरी तरह घायल, खून से सने चेहरे की त्वचा को थोड़ा खींचकर खोल दिया। मेरे चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। किसी ने मेरी वह मुस्कान नहीं देखी, सिर्फ झांग बिन ने उसे देखा था। तुम क्या करने वाले हो? झांग बिन के दिल में अचानक एक अनजाना डर पैदा हो गया। थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरे पास निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग थी। सैद्धांतिक रूप से हमारे पास पहले ही सबूत मौजूद थे। लेकिन अगर ये दोनों मर गए तो क्या होगा? शूलिंग अभी अभी घर के निगरानी कैमरों की फुटेज देख रही थी। मेरे द्वारा झांगबिन को काबू करने वाले हिस्से को छोड़कर सन हुईजुआन और उसके बेटे की सारी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। झांग बिन ने एसिड रेन में भीगने के बाद भले ही अपने घावों पर पट्टी बंधवा ली थी, लेकिन अभी अभी हुई मारपीट की वजह से उसके घाव फिर से बुरी तरह खुल गए थे और खून मांस का भयानक हाल हो चुका था। हर दिन कुछ वीडियो बना लेते हैं। इससे साबित हो जाएगा कि हम उन्हें अच्छा खाना और रहने की सुविधा दे रहे हैं, मैंने सुझाव दिया। इसे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना कहने के बजाय हम इसे झांग बिन की निगरानी और उसके व्यवहार का रिकॉर्ड रखना कह सकते हैं। वह औसतन हर 10 मिनट में एक बार पानी पीने के लिए कह रहा था, लेकिन सन हुईजुआन ऐसा नहीं कर रही है। वह भागने का मौका ढूंढ रहा है। भला कोई इंसान हर 10 मिनट में पानी क्यों पिएगा? शूलिंग ने पूरे विश्वास के साथ कहा। सन हुईजुआन भी जाग चुकी थी। यहां तक कि शूलिंग को भी हैरानी थी कि वह अभी भी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह लगातार रो रही थी और माफी मांग रही थी। तुम सही कह रही हो,
एक सामान्य इंसान आधे दिन तक पानी न पिए तो भी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मैंने फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग बंद कर दी। जिस व्यक्ति पर एसिड रेन का असर हुआ हो, उसे सामान्य लोगों की तुलना में पानी पीने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। पानी की उसकी चाहत लगातार बढ़ती जाती है। अगर उसे पानी न मिले तो वह और ज्यादा बेचैन और चिड़चिड़ा होने लगता है और जल्द ही तेज बुखार की अवस्था में पहुंच जाता है। तेज बुखार के बाद उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अधिकांश लोग जो एसिड रेन से संक्रमित होते हैं, उन्हें इस तरह पूरी तरह बदलने में 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन मेरी नज़र में झांग बिन को शायद इतने दिनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता था कि वह समय से पहले ही ज़ॉम्बी में बदल जाए, और झांग बिन का पानी बंद करना इस योजना का पहला कदम था। उसी समय शेंगशी गार्डन की एक विला में लियू रुहुआ ने अपनी आंखें खोलीं और सामने मौजूद झांग जियानगुओं समेत बाकी लोगों की ओर सिर हिला दिया। उसने कोई पहली क्षमता जागृत नहीं की, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। क्षमता महसूस करने से कोई फायदा नहीं हुआ। झांग जियानगुओ निराश होकर बैठ गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? गलती कहाँ हुई? पिछले जन्म में लियू रुहुआ ने आज ही बिजली की क्षमता जागृत की थी। तुम हंस क्यों रहे हो? झांग जियानगुओ ने पास बैठे शाओ शाओबी को हैरानी से देखा। शाओबी आज सुबह सुबह ही यहां आया था। अंदर आने के बाद से ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। घर का मामला निपटा लिया? झाओ दहाई ने पूछा। झाओ दहाई का अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसे इस बात से किसी तरह की जलन भी नहीं थी। जहां तक शाओबी की बात थी, वह अपने घर का मामला निपटाने गया था। पिछले जन्म में सभी जानते थे कि शाओबी को उसके अपने परिवार वालों ने कार से बाहर धक्का दे दिया था। इसलिए अब उसका इतना खुश होना साफ था कि वह अपने लिए भविष्य का खतरा हमेशा के लिए खत्म करके आया था। हाँ, आखिरकार आज दिल खोलकर मजा आया। शाओबी अभी भी कल रात की घटना को याद करके खुश था। कल रात उसने अपने ही भतीजी को एसिड रेन में धक्का दे दिया था। वह उन लोगों को बेबस होकर चीखते हुए देख रहा था जिन्होंने पिछले जन्म में उसे कार से नीचे धकेला था। उसका दिल खुशी से भर गया था। थोड़े ही समय बाद वह भतीजी एक छोटी ज़ॉम्बी बन जाएगी। तब तो बहुत मजा आएगा। उसे सीधे मार क्यों नहीं दिया? लियू रुहुआ शाओबी के इस व्यवहार से सहमत नहीं थी। उसकी नजर में ऐसा करना भविष्य में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। तुमने भी तो असली आदमी को नहीं मारा? शाओबी के इस वाक्य के बाद कमरे में मौजूद सभी लोग अचानक चुप हो गए। नहीं, तुमने तो उसे एक बार पहले ही मार दिया है। शाओबी के शब्द सुनते ही झांग जियानगुओं और लियू रुहुआ के चेहरे खराब हो गए। लियू रुहुआ ने तुरंत उसे बीच में रोक दिया, लेकिन शाओबी मानने वाला नहीं था। मैं अभी से यही सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में तुम्हारा बिजली की क्षमता जागृत करना सिर्फ एक संयोग था? क्या मतलब? देखो, समय, जगह और इंसान, इन तीनों में से तुम्हारे पास कितनी चीजें मेल खा रही हैं। पिछले जन्म में तुम्हारा उस असली आदमी की मदद करने के लिए आगे आना एक संयोग था। तुम्हारा बीमार पड़ना भी एक संयोग था। लेकिन इस बार क्या हुआ? सिर्फ समय वही है, बाकी इंसान और परिस्थितियां तो पूरी तरह अलग हैं। इसलिए अगर तुम्हारी क्षमता इस बार जागृत नहीं हुई तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है ना? शाओबी का विश्लेषण बिल्कुल मेरे कानों तक पहुंच गया था। इस समय तो मेरा मन कर रहा था कि मैं शाओबी को सच में एक लाइक दे दूं। मैंने सुबह सुबह ही अपनी 5 इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता सक्रिय कर दी थी। मेरा उद्देश्य था लियू रुहुआ और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया देखना। मुझे पहले डर था कि कहीं उन्हें किसी बात पर शक न हो जाए, लेकिन उनकी आगे की बातचीत से साफ था कि किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ। मैंने 5 इंद्रियों को मजबूत करने वाली क्षमता बंद कर दी। इसके बाद मैंने सिस्टम का पैनल खोल लिया। आज सुबह ही सिस्टम ने एक नया मिशन जारी कर दिया था। सर्वनाश में जीवित रहने का मिशन, शून्य लागत खरीद। मिशन 1, मिशन की सामग्री। 2 दिन बाद जियावांग सुविधा स्टोर दूषित हो जाएगा। संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए जियावांग सुविधा स्टोर के अंदर मौजूद सभी सामान को खाली कर दें। मिशन पुरस्कार, सिस्टम स्टोरेज स्पेस में वृद्धि प्लस अनुभव अंक 30। मिशन कठिनाई, पैनल पर मौजूद मिशन को मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। जियावांग सुविधा स्टोर शेंगशी गार्डन विला क्षेत्र के बिल्कुल पास था। पिछले जन्म में भी मेरा पहला शून्य लागत खरीद मिशन लगभग इसी समय शुरू हुआ था। बस इस बार मेरी जगह बदलने की वजह से मिशन की जगह भी बदलकर मेरे आसपास आ गई थी।